स्टार ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बता दें ऑडियो वीडियो क्लियर है। आज कौन सी मशीनरी पढ़नी है हमने? स्टेट मशीनरी। क्या कल वाला क्लियर है सारा या उसमें कोई डाउट हमको? सारी चीज़ें क्लियर है। पार्लियामेंट को दोबारा दोबारा रिवाइज करते जाना, टाइम के साथ और ज़्यादा स्ट्रांगली वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। हाँ यस, सिर्फ ये डिफरेंस। बाइंडिंग तो दोनों ही नहीं है, स्टैट्यूटरी वाला है सिर्फ। बाइंडिंग तो ये वाले दोनों ही नहीं है, बिल्कुल सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, एक मिनिस्टर लेकर आ रहा है और एक प्राइवेट मेंबर लेकर आ रहा है। नॉर्मली पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर की बात को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है और जो प्राइवेट मेंबर है कंपेरेटिवली, अगर मैं मिनिस्टर से कंपेयर करूँ तो उसके कंपेरेटिवली उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो उतनी है, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस जो है वो थोड़ा कम मिलता है। डिस्टर्बिंग ऑडियो आ रही है नीलम, मतलब क्या? अभी भी क्लियर नहीं? हाँ, कट कट की आवाज आ रही है ऐसा? तो ऐसा आपका आइडिया लगाने किसने बोला? वो तो वो बताएगी कैसे आवाज आ रही है। एक बार दोबारा से बताओ नीलम, क्या आवाज क्लियर है या नहीं है? नहीं तो मैं इसका सेल चेंज करूं। लेट जाती है क्या मेरी आवाज उनको? ऑडियो क्लियर है मैम। तनीषा ने कहा क्लियर है तो क्लियर है। और जिन बच्चों को क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है वो अपना सिस्टम जो है एक बार रीबूट कर ले या फिर रिफ्रेश कर ले। नीलम कह रही है हुर टाइप का आवाज है। ये कौन सा टाइप होता है भाई? हुर टाइप कौन सा आवाज होता है? मेरी आवाज तो नॉर्मल ही है आई गेस। आपका नेट में इशू आ रहा होगा नीलम, आपके नेट में ही इशू है। दो बच्चों ने क्लियर कर दिया कि आवाज क्लियर है। ये हुर वाला जो सीन है ये आपका फोन कर रहा है, यहाँ से कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ठीक है, चलो स्टेट मशीनरी के ऊपर आते हैं हम। देखना एक बार दोबारा से चीजों को थोड़ा सा माइंड के अंदर। हमने सबसे पहले पार्ट के अंदर कुछ ऐसे चीजें पढ़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले का डेवलपमेंट क्या था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 2 3 4 तक हम मूव कर गए थे। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है? सबसे पहले पार्ट 1 में क्या चीज थी? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देन उसके बाद पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा? सिटीजनशिप। पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी करना है। 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज कर चुके हैं। ये सारी चीजें समझने के बाद में हम पूरा मशीनरी के ऊपर आपके मूव कर गए थे, दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले हम ने यूनियन एग्जीक्यूटिव देखी थी, फिर उसके बाद में यूनियन की लेजिस्लेटिव देखी थी। एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चीजें देखी थी? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। अब यही चीजें जो हैं हम आपके स्टेट के अंदर देखने वाले हैं। और लेजिस्लेचर के अंदर हमने क्या चीज देखी थी? पूरी की पूरी लोकसभा एंड राज्यसभा, पूरा ये जो पार्लियामेंट वाला पार्ट है ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब सेम चीज कभी भी किसी को ये डाउट लगे कि क्यों नहीं हम पहले यूनियन की जुडिशरी को डिस्कस कर रहे, ऐसा लग रहा है किसी को? यूनियन में पहले हमको जुडिशरी डिस्कस करनी चाहिए, देन उसके बाद स्टेट पे मूव करना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ही तो डिफरेंस होगा, तो यहाँ भी तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का ही तो डिफरेंस था। ऐसा वो इंटीग्रेटेड है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बाइफरकेट करके आपको बता रही हूँ कि भाई यूनियन की एग्जीक्यूटिव और स्टेट की एग्जीक्यूटिव क्या दोनों अलग अलग पावर है?
बिल्कुल अलग अलग पावर है, इसकी अपनी पावर है, इनकी अपनी पावर है, कहीं से भी ये पावर आपके ओवरलैप करती हुई नहीं है, ना ही इंटीग्रेटेड है। मैं ये नहीं कह सकती इसी का छोटा वर्जन जो है यहाँ पर ये है, ऐसा नहीं कह सकती, ये अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है। लेकिन जब हम जुडिशरी की बात करेंगे तो जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है, ऐसे कोई सेंट्रल लेवल की और स्टेट लेवल की नहीं है, ठीक है। पूरा सिस्टम ऊपर से लेके आपके बिल्कुल लोकल कोर्ट्स तक जो सारा सिस्टम है, ग्राम न्यायालय मान लो, और उससे फैमिली कोर्ट वगैरह अगर हमने नाम सुना हो, लोकल लेवल पे जितना जुडिशरी वाला स्ट्रक्चर है वहां से लेके अपर तक वो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर ही चल रही है। क्या ये इंटीग्रेटेड है? क्या ये अपनी अपनी पावर होल्ड करते हैं, ठीक है, ये अपनी अपनी पावर ही होल्ड करते हैं। देखना जरा, वहां पे कोई केस होगा तो बिल्कुल नीचे वाले लेवल से क्या ऊपर वाले लेवल तक जा सकता है? जा सकता है, क्योंकि सिस्टम कैसा है? इंटीग्रेटेड। यहाँ पे अगर स्टेट के पास कोई पावर है तो वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर नॉर्मल कंडीशन में सेंटर को देगा क्या? कभी भी देगा सेंटर को? कभी भी स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर नॉर्मल कंडीशन में कभी नहीं देगा। मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, वो एक स्पेशल कंडीशन हो गई जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। नॉर्मल कंडीशन में ये मशीनरी और ये मशीनरी कंप्लीटली आपके सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है, अपनी अपनी सबकी पावर है, किसी की पावर में कोई ओवरलैप जो है वो नहीं चलेगा। तो अब हम आते हैं स्टेट की मशीनरी में, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टेट का कौन सा पार्ट? एग्जीक्यूटिव। और इसमें कौन कौन पढ़ेंगे? गवर्नर, सीएम एंड उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट्स, ठीक है। ये चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालो स्टेट मशीनरी, या स्टेट एग्जीक्यूटिव भी डाल सकते हो, स्टेट मशीनरी या स्टेट एग्जीक्यूटिव। और ये है पार्ट 6 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ जी, शुरू कहाँ करी हूँ, कितना कुछ तो बता चुकी हूँ। दस स्लाइड हो चुकी है हमारी, पता है आपको? ये 10 स्लाइड में कैसे रिपीट करूं? 1 घंटा लेट आया था तब पूरा 10 स्लाइड थोड़ी की थी, 3-4 स्लाइड की थी मुश्किल से। एक बार और रिपीट टेलीकास्ट। कुछ नहीं बताया मैंने, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि हम ये पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था उसका पार्ट 1 क्या था, 2 सिटीजनशिप, 3 फंडामेंटल राइट्स, ये सब पढ़ चुके। अब यूनियन का एग्जीक्यूटिव में ये सब पढ़ चुके, लेजिस्लेचर के अंदर पार्लियामेंट पढ़ चुके। अब स्टेट के ऊपर मूव करें। और फिर मैंने ये बताया जुडिशरी को पहले हम क्यों नहीं डील करें, क्योंकि जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, ऐसे कोई सेंटर और स्टेट का अलग से जुडिशरी नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा सिस्टम जो है वो आपकी क्या है? इंटीग्रेटेड है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टेट की एग्जीक्यूटिव। स्टेट की एग्जीक्यूटिव में सबसे पहली पर्सनालिटी और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो है वो कौन है? गवर्नर। क्यों इंपॉर्टेंट है? हेड है वो, बिल्कुल, हाँ हेड है इसके पास भी, बिल्कुल है, देखो बनाया भी है। और अरे मैम, हाँ क्या बात करते हो आप, बताओ क्यों? सारी पावर कहाँ है इसके पास? सेंटर ने भेजा है। तो 2 तरीके के काम इसके होंगे, पहली बात, ठीक है। देखो जरा ध्यान से समझना, इसका कंपैरिजन आप कहाँ से करोगे? आप नॉर्मली इसका कंपैरिजन करोगे कि भाई सेंटर के अंदर जैसे प्रेसिडेंट बैठा था वैसे ही शायद यहाँ पर ये हेड है, बट बहुत सारी सिचुएशन में ये ज्यादा पावरफुल मुझे दिखाई देता है। बिल्कुल कह रही हूं मैं इसको ज्यादा पावरफुल, क्यों कह रही हूं? और बिल्कुल कंप्लीटली अलग रोल है इनका, ऐसा नहीं है कि वहां जितनी पावर थी उसी को मैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द चीजें सेम आएंगी लेकिन इसके पास भी कुछ स्पेशल पावर्स है। अगर उसको मैं बोलूं, सेंटर के अंदर एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। और रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इसका एक रोल था, दैट इज नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये हमारे इंडिया का हेड है, नॉमिनल नाम का हेड है। यहाँ पे इसके दो रोल हैं। पहली बात तो ये नॉमिनल हेड भी है, और दूसरी बात ये सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है।
ठीक है, वो किसी और का रिप्रेजेंटेटिव था क्या? उसको किसी ने भेजा था, किसी ने अपॉइंट किया था, कोई चीज नजर रखने के लिए कहा था क्या? कोई स्पेशल पावर दी थी कि इमरजेंसी लगा देना इस वाले स्टेट के अंदर? ऐसा कोई पावर नहीं है। जबकि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये एक तो नॉमिनल हेड की तरह भी बिहेव करेगा, प्लस सेकेंडरी फंक्शन के अंदर ये आपके सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो ये रिप्रेजेंट अगर सेंटर को कर रहा है, और क्या ये रिप्रेजेंटेशन जरूरी है? चलो इस बारे में थोड़ी देर बाद सोचना, ठीक है। मैं पहले थोड़ा सा गवर्नर आपको समझाती हूँ, देन उसके बाद में हम सोचें। एक दो चीजें सबसे पहले तो लिख लो। पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अभी समझा दूंगी सारी चीजें, ठीक है। पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स, इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में हम स्टेट किसको मानेंगे? ये डेफिनेशन हमने एक आर्टिकल में पढ़ी थी, याद है? आर्टिकल 12, वहां पे हमने स्टेट की डेफिनेशन देखी थी। यहाँ पे हम दोबारा से एक स्टेट की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि हमारे इस यूनियन फेडरेशन में स्टेट का मतलब क्या होगा, और उससे रिलेटेड आर्टिकल है 152। लिख लो इसको, स्टेट की मशीनरी में आर्टिकल 152। द वर्ड state has been defined, the word state has been defined। वही मतलब है स्टेट का, जो वहां मतलब देखा था वही एग्जैक्टली वही मतलब है, ठीक है। वहां पे आप यूनियन लेजिस्लेचर की बात कर रहे हो, यहाँ आप स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर दोगे। वहां यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की बात कर दोगे। वहां यूनियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी की बात कर रहे हो, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की सारी अथॉरिटी की बात कर दोगे। तो सिंपल वही डेफिनेशन है, बस स्टेट के रेफरेंस में लिखी गई है। वहां पे कौन सा आर्टिकल था सेंटर में? 12। और यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है? 1 और 2 तो है ही, बीच में 5 और लगाना है, ठीक है। बीच में हमको 5 और लगाना है, ये ध्यान रखना। अब आओ जरा आर्टिकल वाइज समझने पे। आर्टिकल नंबर 153 से लेकर कुछ कहानी शुरू होती है। 153 पहले मैं एक बार बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आर्टिकल 154, आर्टिकल 155। क्या 152 क्लियर है? क्या 152 भी स्टेट की मशीनरी के अंदर है? बिल्कुल है। अब 153 इसके जस्ट आगे जो है गवर्नर की बात है। आर्टिकल 52 क्या कह रहा था? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 153 क्या हम इसको कंपैरिजन कर पाएंगे? वहां 52 है, यहाँ 153, ठीक है। याद करने का तरीका बता रही हूं मैं, वहां पे 52 था, स्टेट के अंदर 153 है। तो ध्यान रखना ये चीज, इसी के कंटिन्यूएशन में आप 7-8 आर्टिकल अब याद करने वाले हो। ये कह रहा है आर्टिकल 153 कि स्टेट के अंदर क्या होगा? एक गवर्नर होगा, स्टेट के अंदर एक गवर्नर होगा। सिंपल सी लाइन है। इस लाइन के अंदर हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक लाइन और ऐड की है इसी लाइन के अंदर, और वो लाइन है एक ही पर्सनालिटी एक से ज्यादा स्टेट के अंदर एज अ गवर्नर वर्क कर सकती है। क्या ये बात समझ आई? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने बोला एक ही पर्सन एक टाइम में एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। आपके पास गवर्नर की क्वालिफिकेशन वाले उतने बेटर पर्सन नहीं है, कमी है उनकी, ऑब्वियसली कमी होगी। गवर्नर को कहाँ पे, मतलब गवर्नर जो है इसकी क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल से डिफाइन की गई है। 2 क्वालिफिकेशन, एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और एक आपके 35 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। जब जहां पे जिसकी क्वालिफिकेशन में क्लैरिटी नहीं होती वहां सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जब क्लियर कट और चीजें नहीं लिखी होती है तो वहां इंटरप्रिटेट करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको आएगी। जब भी आपको लगे कि आपके पास ऐसी क्वालिटी वाले पर्सन नहीं है, कमी है या इस तरीके से है, और एक पर्सन है जो कि अच्छे से ये काम कर सकता है, तो आप उसको एक स्टेट नहीं, आप उसको 2 स्टेट या 2 से ज्यादा स्टेट भी दे सकते हो। वो 2 स्टेट का एक साथ में एज अ गवर्नर हो सकता है। क्या ये बात समझ आई हमको? आर्टिकल 153 क्या कह रहा है? देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, और एक ही गवर्नर जो है वो क्या करेगा? वो एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट?
7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। जब हमने आर्टिकल 52 पढ़ा था तो ऐसे ही कुछ लाइन पढ़ी थी कि भाई एक प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद 53 पढ़ा था तो क्या बोला था, सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की वो किस में होगी, प्रेसिडेंट में। यहां क्या बोलेगा आर्टिकल 154, किसकी, यूनियन की, स्टेट की, स्टेट की। किसके पास होगी, गवर्नर के पास, ठीक है, जिसका यूज वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स जो भी होंगे उसके थ्रू करेगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात आएगी, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट से ज्यादा पावरफुल बोल दिया मैंने इसको, इतनी बड़ी बात कह दी हमने, ठीक है, अपनी पावर्स के अंदर प्रेसिडेंट से ज्यादा पावरफुल है ये। और ये हमको समझ में आएगा जब हम इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की बात करेंगे। आपको इतना तो पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के कुछ भी नहीं कर सकता। क्या ये कर सकता है? हाँ, जैसे कि क्या? हाँ नीलम, वो डीपीएसपी में देखेंगे हम, 36 वाला जो है, हाँ इमरजेंसी लगवा रहा था वो तो तब जब मेजॉरिटी नहीं है, सरकार होल्ड नहीं करती, गलत तरीके से भी मिसयूज है बिल्कुल। और सिर्फ इस बेसिस पे मानवी, इसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, इसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हम, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज जो लिखी हुई है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, या थोड़ी सी वो मुश्किल इस तरीके से है इंटरप्रिटेशन के वे में, आपके समझने के लिए कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक बैकअप मिला हुआ है कि ये अपने डिस्क्रिशन को छोड़ के बाकी सारे मैटर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेगा, और इसका डिस्क्रिशन क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये खुद डिसाइड करेगा। क्या ये बात समझ आई? आ रही है? क्या बोला मैंने? कहाँ है? बट बताना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दोबारा से बोलूंगी, अभी मैं थोड़ी देर में दोबारा से बोलूंगी। आर्टिकल 153 क्या कह रहा है, एक गवर्नर होगा, ठीक है। थ्रू 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपने क्या ऐड किया, एक ही गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट को होल्ड कर सकता है। देन उसके बाद में आर्टिकल 154 क्या कह रहा है, सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगी, मतलब नॉमिनल हेड कौन होगा हमारा, वो गवर्नर होगा। इसके बाद आर्टिकल 155 कह रहा है गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट इस क्वालिफाइड पर्सन को एज अ गवर्नर अपॉइंट करेगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट क्या हर काम के लिए पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मानेगा तो ये एडवाइस माननी पड़ेगी। इसका मतलब जो सरकार चाहेगी, जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहेंगे, वही पर्सन एज अ गवर्नर बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पर जो जो कॉम्प्लिकेशंस वाली चीजें हैं मैं पहले ही बता दे रही हूँ। इसका मतलब जो आपका पीएम चाहेगा और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहेगी, उसी पर्सन को आप एज अ गवर्नर क्या करोगे, अपॉइंट करोगे, क्योंकि प्रेसिडेंट का अपना डिस्क्रिशन इसके अंदर चलने वाला नहीं है। क्लियर है ये तीनों आर्टिकल? अपने विवेक से, अपने विवेकानुसार कोई काम मैं कर सकती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में तो मैं आपकी एडवाइस मानने के लिए, मतलब जरूरी है कि मैं आपकी एडवाइस मानूं, लेकिन कुछ काम ऐसे होंगे जो मैं अपने विवेक से कर सकती हूँ। और इसके लिए मैं ये कह रही हूँ कि मेरा विवेक किस काम में मुझे यूज करना है ये डिसाइड भी कौन करेगा, मैं करूंगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं। प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे अभी, गवर्नर, गवर्नर को बैकअप कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दे दिया कि इसका डिस्क्रिशन किस काम में होगा ये खुद डिसाइड करेगा, कोई दूसरा पर्सन डिसाइड नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, नॉर्मल कंडीशन के अंदर वहां पे कंपेयर करो, प्रेसिडेंट समन करते हैं क्या हाउस को, समन करते हैं, ये भी समन करेगा हाउस को, बिल्कुल करेगा। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देती है, समन कर दो, प्रोरोग कर दो, डिसॉल्व कर दो, सारी चीजों के ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देती है। इसको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देगी, समन कर दो, ठीक है, तब ये कर देगा, डिसॉल्व कर दो, तब ये डिसॉल्व कर देगा। अब ये कल को कह दे कि ये मेरा डिस्क्रिशन है, कह सकता है या नहीं कह सकता?
बिल्कुल कह सकता है। क्यों कह सकता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बैकअप दिया गया है कि डिस्क्रिशन कौन सा इसका होगा, इसका नहीं होगा, ये डिसीजन कौन लेने वाला है, खुद गवर्नर लेने वाला है। कल को ये समन करने के लिए मना कर दे और बोले ये चीज के ऊपर मैं आपकी एडवाइस नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि ये मेरे डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आता है और मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन बैकअप देता है। ये तो आर्टिकल उठा के दिखा देगा कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन बैकअप देता है कि भाई मैं आपकी बात मानने के लिए जरूरी मेरे पे नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, ये मैं अपने डिस्क्रिशन से इतना काम कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट कभी भी समन करने के टाइम में बोलेगा क्या कि मैं अपना डिस्क्रिशन यूज करूंगा, नहीं मानूंगा आपकी बात, नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पे पावर का मिसयूज किया जा सकता है। क्लियर? और हुआ भी है, ये पावर का मिसयूज हुआ है, इसीलिए हमने इमरजेंसी में देखा कि आर्टिकल 356 का मिसयूज बहुत बार हुआ है। ठीक है, देखा था कितनी ज्यादा बार उसको मिसयूज किया गया है। क्या उस टाइम में इस पर्सन का रोल आता है? स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगाने में इस पर्सन का रोल आता है। लिखना शुरू करें सबसे पहले आर्टिकल 153। एक सेकेंड। There shall be a governor for each state. There shall be a governor for each state. फिर इसी लाइन के continuation में provided that nothing in this article shall prevent the appointment of same person. Nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as governor for two or more states. और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956. There shall be a governor for each state, provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as governor for two or more states. कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956. Then next article 154. The executive power of the state shall be vested, vested वाला, shall be vested in the governor, and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him, in accordance with the constitution. एंड 155 क्या कह रहा है? The governor of a state shall be appointed by the president. The governor of a state shall be appointed by the president. नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। बाय प्रेसिडेंट, और हमको ये तो पता ही है ना कि प्रेसिडेंट सारे काम किससे पूछ के करता है। देखो अब एक बच्ची कह रही है मैम आई वांट टू बिकम अ गवर्नर एट द एज ऑफ 35। ठीक है, तो बिल्कुल बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते? हमारे भी हैं क्या ऐसे कोई शौक? नहीं है? क्या बनना चाहते हैं हम वैसे?
आईपीएस, मेहनत आईपीएस के कंपैरिजन में बहुत कम है हमारी अभी, ठीक है। टफ जॉब है, आसान नहीं है। और टफ का मतलब ये नहीं है कि करना नहीं है, टफ का मतलब है अपने आप को और स्ट्रांग बनाओ। और बाकी लोग सोचा नहीं? सेम। हमने भी आईपीएस बोला। मेंटली स्ट्रांग तो हो तुम। हम क्या करेंगे फिर बन के? हाँ मैंने कुछ सोचा था। अच्छा ठीक है, मतलब है ना रीजन हमारे पास। हाँ हाँ। दिव्या, क्यों? क्यों तो? बहुत काम होता है, रिलैक्स नहीं कर सकते। आईपीएस के अलावा बाकी सब ठीक है मैम, भागा दौड़ी नहीं होगी ऐसा। हाँ, सब आईपीएस वाले ही हैं क्या इधर? फॉरेन सर्विस वाला, ठीक है। कोई आईआरएस वाला नहीं है? या मिल जाए तब भी चलेगा हमको? मिल जाए तब भी चलेगा? दौड़ेगा, चलेगा या दौड़ेगा? मैम हमको पता ही नहीं है आईआरएस सर्विस। पता है क्या होती है? कहाँ पोस्टिंग मिलती है? कहाँ पोस्टिंग मिलती है? बजट पढ़ा था हमने, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ा था, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ा था, रेवेन्यू वाला पार्ट। रेवेन्यू सर्विस में होगे तो उधर जाओगे, समझ आ रहा है? किधर जाओगे? उधर जाओगे, वरना इधर आईएएस ऑफिसर बने रहे तो इधर डिपार्टमेंट में स्क्रूटनी। उस टाइम में देखा था हमने, डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग काम करेंगे तो हमारा काम ये है, अदरवाइज हमारा काम सीबीडीटी देखा था ना हमने बजट के अंदर, रेवेन्यू वाला साइड प्रिपेयर करना, वो होगा। क्लियर? देखो जरा, आप दोबारा से आते हैं हम हमारे इस चीज के ऊपर, एक बार दोबारा से जल्दी से बता दो। आर्टिकल 153, गवर्नर होगा, एक ही गवर्नर को दो या दो से ज्यादा स्टेट का बना सकती हूँ एक ही साथ में गवर्नर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आर्टिकल 154, स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? गवर्नर, जिसका यूज ये अपने जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर करेगा। आर्टिकल 155 क्या कह रहा है? इसको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल 156 जो है वो कह रहा है इनके ऑफिस का टर्म कितना होगा। कितना टर्म होता है गवर्नर का? कितने टाइम तक काम करते हैं गवर्नर? 5 ईयर्स ही होगा, ठीक है। इसके लिए बोला जाएगा ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर काम करते हैं। जब तक आपके प्रेसिडेंट का प्लेजर है तब तक इस पोस्ट के ऊपर बने रहेंगे। और हाँ, नॉर्मल कंडीशन के अंदर इनको लगाया जाता है कितने टाइम के लिए? 5 ईयर्स के लिए। जब तक इनके सक्सेसर नहीं आ जाते तब तक ये अपनी पोस्ट पर बैठे रहेंगे। और अगर इनको टाइम से पहले रिजाइन करना है तो इनको टाइम से पहले रिजाइन किसको करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को। अपॉइंट किसने किया था? प्रेसिडेंट ने। तो रेजिग्नेशन किसी और को देंगे क्या? नहीं, रेजिग्नेशन भी किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ये है इनकी टर्म ऑफ ऑफिस। ऑफिस का टर्म क्या है? सबसे सुटेबल टर्म मैं क्या बताऊंगी, 5 साल या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यहीं पे कॉम्प्लिकेशन है। जैसे पिछली स्लाइड के अंदर मैंने यहां पे बोला था, ये कॉम्प्लिकेशन है भैया कि पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अपनी पसंद के पर्सन को यहां पर बिठाएंगे। यहां पर हम कह रहे हैं ये कॉम्प्लिकेशन है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ये बैठे हैं। इसका मतलब जब प्रेसिडेंट इनको हटाना चाहे तब इनको हटा सकते हैं। अगर इस पर्सन के पास सिक्योरिटी ऑफ टर्म होता, ध्यान से सुनना, अगर इस पर्सन के पास सिक्योरिटी ऑफ टर्म होता कि भैया मुझे जिसने अपॉइंट किया है वो मुझे 5 साल से पहले हटा नहीं सकता, तो क्या ये पर्सन बायस्ड होते टुवर्ड्स सेंटर? या हो सकता है ऑथेंटिक काम करता है ये पर्सन, क्योंकि डर नहीं है हटाने का। लेकिन अब क्या है? डर है। मैं गवर्नर बन के बैठी हूं लेकिन मुझे पता है कि अगर मेरी पॉलिसीज या मेरे काम से सेंटर खुश नहीं हुई तो सेंटर मुझे आज की आज क्या कर देगी? हटा देगी। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज लिखी हुई है? मैं कब तक हूं? जब तक उनका प्लेजर है।
क्या ये बात समझ आ रही है? तो इसका एक सॉल्यूशन, जब हम गवर्नर की पोस्ट की प्रॉब्लम्स देखेंगे तो एक सॉल्यूशन क्या चीज होगी यहाँ पर कि इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया जाए। आप बोल दो ना 5 साल से पहले इनको नहीं हटा सकते, तब देखना कितने केसेस के अंदर गवर्नर की पोस्ट पे बैठा हुआ पर्सन गलत काम नहीं करेगा, वो डरेगा नहीं ना, हर कोई डरता है। तो उसको मैं यहाँ कैसे कनेक्ट करूं? हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट 5 साल तो बैठा है ना, 5 साल बैठा है। अगर ये पर्सन यहाँ बैठा एंड देन 3 महीने में इसने अपनी मर्जी से काम किया और सेंटर ने इसको कोई चीज करने के लिए कही और उसने वो नहीं किया, ये बायस नहीं हुआ, ये कह रहा है नहीं नहीं आप मिसयूज कर रहे हो पावर का, मैं नहीं करूंगा ये काम, तो ये तो 3 महीने बाद हटा देंगे ना इसको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 5 साल का बैकअप थोड़ी दे रहा है, वो तो 5 साल तक बैठे हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में 5 साल तक बैठा रहेगा ये पर्सन। लेकिन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक आंसर क्या है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। 3 महीने के बाद ही, जिसको 5 साल बिठाना चाहिए था, 3 महीने के बाद ही सेंटर बोल रही है हमारा प्लेजर खत्म हुआ, आप वापस अपनी पोस्ट से हट जाओ। क्या ये ठीक है? क्या ये कभी प्रेसिडेंट के साथ होगा? प्रेसिडेंट के साथ हो रहा है क्या ऐसा कि 3 महीने में ही? नहीं, लेकिन इनके साथ बहुत बार हो रहा है, बहुत ज्यादा बार हो रहा है, इसलिए ये पर्सन जो है थोड़ा सा ज्यादा आपके बायस्ड रहता है। क्लियर है? तो पावर का मिसयूज ना हो इसके लिए मैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे दूं कि नहीं हटा सकती सरकार इसको 5 साल तक के लिए, तब ये डरेगा क्या? ये बोलेगा नहीं नहीं ठीक काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा, स्टेट के अंदर मशीनरी ठीक काम कर रही है, मैं क्यों ऐसी रिपोर्ट बना के आपको भेजूं, मैं क्यों ऐसा आपको सेंस दूं कि भाई यहाँ पे मशीनरी काम नहीं कर रही है इस तरीके से, ये तो सब ऑथेंटिक तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा कहेगा ना फिर ये पर्सन, डरेगा नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इसको प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। नॉर्मली क्वालिफिकेशन के अंदर लिखा गया है कि ये पर्सन जो है वो क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एंड सेकंड नंबर की क्वालिफिकेशन जो है वो है 35 इयर्स ऑफ एज जो है वो कंप्लीट हो जाए। बस ये 2 क्वालिफिकेशन मेंशन की है आर्टिकल 157 में, इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। हाँ, 2 चीजें बाय कन्वेंशन हम यूज कर लेते हैं। नंबर 1 चीज हम बाय कन्वेंशन से मेरा मतलब है ये चीजें कहीं लिखी नहीं गई है, लेकिन हम ऐसा यूज करते हैं कि नॉर्मली उसी स्टेट का पर्सन नहीं होना चाहिए। आप हरियाणा के अंदर अगर गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हो तो हरियाणा का ही पर्सन वहां पर नहीं होना चाहिए। आपने अगर कभी भी नोटिस किया हो गवर्नर दूसरे स्टेट के ही होते हैं जनरली। गवर्नर जैसे ये नॉर्थ वाले जो स्टेट्स हैं इनमें आप देखो साउथ के पर्सन को बिठा दिया, साउथ वाले जो स्टेट्स हैं उनके अंदर नॉर्थ के पर्सन को बिठा दिया। क्यों? बायस रहेंगे अपने स्टेट को लेके या अपने स्टेट के अंदर पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे? पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। आप सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव की तरह बैठे हो, आप पॉलिटिक्स से आपको कोई मतलब नहीं है। क्या ये पर्सन कोशिश करेगा मैं बड़ा बनूं सीएम से ज्यादा, क्योंकि ये मेरा स्टेट है? सबको लगता है ना भाई मैं अपने स्टेट के अंदर जाना चाहूँ ये सारी चीजें, तो वहां पे भी पावर का मिसयूज हो सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमने क्या बोला? स्टेट का पर्सन नहीं होना चाहिए। क्या ये क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है? ये बाय कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं। सेकंड चीज जो हम यूज कर रहे हैं वो ये है कि एक बार के लिए सीएम से पूछ लो, एक बार के लिए सीएम से पूछ लो, क्योंकि सेंट्रल लेवल से अपॉइंटमेंट हो रही है, वो लोग अपॉइंट करके स्टेट के अंदर भेज रहे हैं एक पर्सन को, लेकिन उस पर्सन को काम किसके साथ करना है? स्टेट के साथ करना है, स्टेट मशीनरी के साथ काम करना है। अब आप सोच के देखो, आपके सेंटर ने ऐसा कोई पर्सन अपॉइंट कर दिया एज अ गवर्नर, हरियाणा का गवर्नर, जिसकी हरियाणा के सीएम के साथ पहले से दुश्मनी है, पहले से उन लोगों की बहुत ज्यादा राइवलरी है, तो क्या बात बैठेगी? कभी भी नहीं बैठेगी। पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो एक बार सीएम से कंसल्ट कर लो एटलीस्ट कि ये नाम हमने चूज किया है, आपको इस चीज के अंदर कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मशीनरी खराब होगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी धीरे धीरे खराब होंगी। तो स्टेट अपना काम ठीक से करते रहे, ये भी तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि भाई हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहां क्यों जा रहा है ये देखने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम चलता रहे। तो आप उस पर्सन को, ऐसे पर्सन को भेज रहे हो जिसकी सीएम के साथ बिल्कुल ही नहीं बनती, वो इसको देखना पसंद नहीं करता, वो इसको देखना पसंद नहीं करता, क्या काम कर पाएंगे क्या 5 साल तक?
नहीं, हमेशा यही चलता रहेगा। क्या यहाँ पर ये भी लेजिस्लेचर का पार्ट है, गवर्नर भी? क्या बिल इस तक भी आएंगे पास कराने के लिए? सीएम कोई भी बिल लेकर आ रहा है, सरकार कोई भी काम करना चाहती है, ये अटका देगा वहां पर, बोलेगा नहीं इस पे साइन नहीं कर सकते, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए एक बार के लिए सीएम से आप पूछ लो। क्या ये बात हमको समझ में आई? क्लियर है? इसके बाद आर्टिकल 158 के अंदर कंडीशंस की बात की गई है। क्या कंडीशंस हमने प्रेसिडेंट को लेके पढ़ी थी क्या? कुछ क्या क्या कंडीशंस थी? एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए, है तो उस पोस्ट से हट जाओ। उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हो। आपको ये सारी चीजें कितनी मिलेंगी, कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। एक बार आप पोस्ट के ऊपर बैठ गए तो पार्लियामेंट इसके अंदर चेंज मतलब कमी नहीं कर सकती। आपकी सैलरी बढ़ा सकती है लेकिन कमी नहीं कर सकती जब तक आपका टेन्योर पूरा नहीं हो जाता। आपको कितना इमोल्यूमेंट, कितना अलाउंसेस, सारी चीजें मिलेंगी। क्या उनको अपना हाउस यूज करने के लिए दिया जाता है विदाउट रेंट? तो ये भी ऑथोराइज्ड है। गवर्नर हाउस होता है स्टेट के अंदर भी, ये ऑथोराइज्ड है अपना हाउस यूज करने के लिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे होना चाहिए क्या ये पर्सन? नहीं होना चाहिए। क्या क्लियर है इतनी चीजें? क्लियर। इसके बाद में आर्टिकल 159 कहता है इनकी ओथ के बारे में, और कौन एडमिनिस्टर करेगा इनकी ओथ को? वहां उनकी ओथ को कौन एडमिनिस्टर कर रहा था? सीजीआई। तो यहाँ किसको लेकर आऊं? वहां सीजीआई को लाई तो यहाँ प्रेसिडेंट को उठा के लेकर आऊंगी। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, कौन किसको लेकर आएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। लिखना शुरू करें। आर्टिकल 156 समझ आया है या नहीं? 156 के अंदर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, टर्म ऑफ एस। कितने लोगों को इनका क्वेश्चन समझ आया? दोबारा बोलो एक बार। मेरे को तो समझ आ गया, इनको समझाओ। आंसर मैं आप ही लोगों से चाहती हूँ। धीरे धीरे देखो, मानवी कह रही है आराम से। ये कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव ही तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसी कोई चीज जो है वो लेजिस्लेचर को दे रहा है। ये तो खुद एग्जीक्यूटिव के हेड हैं। अगर इन्होंने खुद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले लिया कोई तो क्या दिक्कत है? ये तो बायसनेस है ही नहीं ना इस केस में। तो ऐसा दिमाग में भी क्यों आया हमारे कि इस पर्सन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बिठा दो? वो नॉमिनल हेड है, उनको भी बिठा दो। कम से कम 10-12 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो होल्ड करने ही चाहिए। कम से कम 10-12 तो होल्ड करने ही चाहिए। फिर तो बताओ जरा, क्या बायस्ड हो जाते हो? क्या आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है या ड्यूटी के साथ क्लैश हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। और इस पर्सन के लिए जरूरी थोड़ी है हमको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बिठाना। ये तो लेजिस्लेचर का पार्ट है, नो डाउट पार्ट है, लेकिन सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव भी है। जब आप पीएम की बात करो, जब आप सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करो, तो उनके लिए जरूरी है ऑफिस होल्ड करना। इसीलिए उन लोगों को हमने बोला है कि ये लेजिस्लेटर्स होते हुए भी, वहां के एमपी एमएलए होते हुए भी सरकार का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा ही है कि जो विधानमंडल है वहीं से वो सरकार वाले लोग आ रहे हैं। क्या पार्लियामेंट ही सप्लाई करती है एग्जीक्यूटिव को? बिल्कुल सप्लाई करती है। और क्या वो काम कर भी पाएंगे अगर वो वहां पर किसी ऑफिस को होल्ड नहीं करेंगे? तो करना पड़ेगा ना उनको, तो मिनिस्टर्स लोगों को होल्ड करना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ कुछ चीजों को हमने क्या किया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की एग्जम्पशन लिस्ट के अंदर रखा है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, कह सकती हूँ मैं ऐसा, जैसे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट नहीं मानूंगी मैं। नहीं तो आप तो बोलोगे ये एमपी भी है, ये तो लोकसभा से एमपी भी है, मिनिस्टर है, लेजिस्लेटर है, इनको आप प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बिठा रहे हो। बिल्कुल बिठा रही हूँ, और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को मैंने एग्जम्प्ट कर रखा है। ठीक है, लेकिन इनके लिए तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट मुझे लगी नहीं रही कि इनको मैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बिठाऊं, या ऐसा कोई ऑफिस भी इनके लिए बनाऊं।
समझ आ रहा है? तो ऐसा ये रैंडम थॉट जो है नहीं लाना, नहीं बिठाना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं बिठाना। क्या अच्छी चीज है बेकार चीज है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? बेकार है, ठीक है। अच्छी चीज है क्या कोई? जब सुप्रीम कोर्ट आके कह रहा है हम चेक करेंगे आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हो या नहीं हो, और अगर हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो अच्छी चीज तो ऑब्वियसली नहीं है। जहां पे बिल्कुल जरूरत है वहां पे हम अलाउ करेंगे, अदरवाइज हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। बिठाना है क्या अभी भी? नहीं। टर्म ऑफ ऑफिस, और किसके टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें? गवर्नर। इसमें पॉइंट वाइज लिखते जाएं। होल्ड्स ऑफिस, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग the pleasure of president. Next point, resign to president. Resignation किसको देंगे ये अपना? resign to president. Next है normally, normally hold a term of 5 year, normally hold a term of 5 year. And fourth, continue to hold office until his successor enters upon his office. Continue to hold office until his successor enters upon his office. 5 साल खत्म हो गए हैं, गवर्नमेंट हटाने का सोच रही है, लेकिन कोई दूसरा सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, सक्सेसर नहीं आया है अभी तक ऑफिस के अंदर, तो तब तक 2-4 दिन ये आपके एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 1 महीना भी 2 महीना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जब तक सेंटर चाहे। क्लियर है? जब तक इनके सक्सेसर नहीं आ जाते तब तक ये अपनी पोस्ट के ऊपर बैठे रहेंगे। हाँ जी। आर्टिकल 157, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। नंबर 1 क्वालिफिकेशन क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड नंबर 2, he has completed the age of 35 years. He has completed the age of 35 years. He has completed the age of 35 years. एंड कन्वेंशन वाली बात लिखनी चाहो तो लिख लेना, ठीक है। 2 कन्वेंशंस हैं। नंबर 1 नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट। एंड नंबर 2 सीएम शैल बी कंसल्टेड, सीएम शैल बी कंसल्टेड। बट टाइम टू टाइम इन दोनों का ही वायलेशन बहुत बार हुआ है। नॉन रेजिडेंट होने चाहिए मतलब उसी स्टेट के रेजिडेंट नहीं होने चाहिए, और सेकंड सीएम से कंसल्ट करना चाहिए। इन दोनों ही कन्वेंशन का वायलेशन हुआ है। सीएम से पूछा भी नहीं गया है बहुत बार, और बहुत बार नॉन रेजिडेंट भी नहीं रहे हैं, ठीक है। इवन सीएम वाला जो प्रोविजन है उसका आपके वायलेशन बहुत बार हुआ है। रेजिडेंट वाला तो नहीं इतना ज्यादा बार हुआ है, नॉन रेजिडेंट ही वो लोग चूज कर लेते हैं, बट सीएम से पूछते नहीं है। आप सोच के देखो, सेंट्रल लेवल पे बीजेपी की सरकार, ठीक है, अभी का सिनेरियो लेते हैं, कुछ स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार, टीएमसी की सरकार, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर सेंटर से बीजेपी वाले एक गवर्नर अपॉइंट करके भेज रहे हैं, क्या वो चीफ मिनिस्टर से पूछना जरूरी समझेंगे? काम करूं, बिल्कुल क्लैशेस हो सकते हैं, तो वो नहीं भी पूछते। तो क्या वायलेशन है इस कन्वेंशन का? नॉर्मल ये चीज होनी चाहिए ना कि भाई सीएम से पूछ लो आप। जब मिसयूज करना होता है तो पॉलिटिक्स के अंदर ये सारे मिसयूज होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई ही ऐसा काम करेगा, नहीं, जनरल एग्जाम्पल्स भी हैं, बहुत सारे जनरल एग्जाम्पल्स हैं। जब दोनों पार्टी अलग है, सेंटर के अंदर अलग है, स्टेट के अंदर अलग है, फिर भी पूछा गया है सीएम से कि भाई आप बता दो, आपके लिए ये 2-3 नाम हमने चूज किए, आपके यहाँ गवर्नर किसको बना के भेजना है, कंसल्ट किया गया है। बट मिसयूज करने के टाइम में इसका वायलेशन भी बहुत बार हुआ है। हाँ, प्रॉब्लम तब तक नहीं है जब तक आप मिसयूज नहीं कर रहे, ठीक है। प्रॉब्लम तब तक नहीं है जब तक मिसयूज नहीं करे, और कल को 5 साल जहां पे काम करना है, जिस मशीनरी का वहां पे जो रियल हेड है उससे
आई गेस कंसल्ट किया जाना चाहिए। और इसका एक सोल्यूशन हम ये बात करेंगे, एक कमीशन की रिपोर्ट में ये भी आएगा कि इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में बैकअप देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करो इस बात को, ताकि कोई वायलेट कर नहीं पाए। कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करोगे तो जुडिशरी क्वेश्चन पूछेगी आपसे, फिर आज नहीं तो कल जुडिशरी में केस होगा आपको लेके कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को डील नहीं किया ठीक से। तो इसको बैकअप अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में दे दें, हमने अभी लिखा है कन्वेंशन है, ये हम नॉर्मली यूज करते हैं। अगर ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती कि सीएम से पूछना ही पड़ेगा आपको, तो क्या कोई वायलेट करता? नहीं करता। हम्म, ऐसा क्यों करेगा सीएम? एक बार सोच के देखना। आपने कहा सीएम नहीं मानेगा, सीएम नहीं मानेगा तो सीएम की पावर हाथ से जाएगी, इमरजेंसी लग जाएगी स्टेट के अंदर। सोच के देखो एक बार जरा, इमरजेंसी लगना बड़ी बात है या सीएम के लिए ये है कि भैया मैं चीफ मिनिस्टर बन के बैठा रहूं? क्या नहीं, ऐसा कब बोला हमने? पार्टी पर्सन तो नहीं होना चाहिए, जबकि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड पर्सन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मिसयूज किया जाता है, बिल्कुल मिसयूज होता है। सेंटर ऐसे बहुत सारे आपके पहले के जो एमपी रहे हुए हैं, जो बाद में एमपी नहीं रहे हैं, पहले मिनिस्टर रहे हुए हैं बाद में, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव है, ऐसे लोगों को एज अ गवर्नर बना के दे देती है। बट ऐसे लोगों को गवर्नर नहीं बनाना चाहिए, जो कि पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं, जो इसके अंदर लगभग पिछले 2 साल से भी अगर पॉलिटिक्स में कोई एक्टिव है, तब उस पर्सन को तो गवर्नर बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो वहां पर भी जाके पार्टी पॉलिटिक्स ही करेगा। इसीलिए आप देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला मिसयूज होता है, तो ऐसा नहीं है कि अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं है, अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं। तो ऐसे ऐसे गवर्नर भी रहे हैं जो कि आपके, अब नॉर्मली आप अगर गवर्नर की पर्सनालिटी देखोगे तो ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा सेंसिबल और बहुत ही ज्यादा अपना ऑरा रखते हैं कि हाँ इन्होंने अपनी लाइफ में अच्छा काम किया है, जिनका पूरा प्रोफाइल ऐसा रहता है कि हाँ भाई ऑथेंटिक रहे हैं, रियल रहे हैं और अच्छे से ड्यूटी अपनी इन्होंने की है। अब इस पर्सन को मैं क्या कर रहा हूँ, गवर्नर बना रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली पॉलिटिक्स वाले बंदे को हमको गवर्नर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो वहां जाकर भी किस चीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, पार्टी पॉलिटिक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट ये तो हमको ऐड करना चाहिए कि सीएम से कंसल्ट करना जरूरी है। कौन सा? क्यों? आपके कहने से थोड़े ना नहीं लाना चाहिए। हाँ बट ह्यूमन है, ह्यूमंस है, प्रैक्टिकली नहीं होता है, ह्यूमन बिहेवियर है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए एथिक्स वाला पेपर भी ऐड किया है। आज के टाइम में जितने एग्जाम्स हैं उसके अंदर एथिक्स वाली चीज़ें, मोरालिटी वाली चीज़ें ऐड कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है, कि हम एथिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करते। और जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी एक पर्सन से, आप अपना लाइफ का डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देखो ना। आपकी फैमिली में, मतलब दूर दूर की फैमिली में, या फिर आपके क्लोज फ्रेंड्स के अंदर, या फिर आपके कॉलेज में, या कहीं पर भी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लोगे ये चीज़। कोई एक पर्सन ऐसा होगा जिससे आपकी वाइब मैच नहीं करेगी। ठीक है, आप उस पर्सन की शक्ल देखते ही आपको इतना नेगेटिव फील होगा या ये सब। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि दूर रहो। ठीक है, आप इस चीज को ये सोच रहे हो नहीं नहीं इसी के साथ दोस्ती करनी है, इसी के साथ मतलब अपने आप को इतना बेटर करूंगा एक दिन कि इस पर्सन से मैं बिल्कुल विदाउट जेलेसी या विदाउट इस चीज के लिए के बात कर पाऊं। ठीक है, ऐसे सुधारने में लगे सब लोग इतना ज्यादा। सिंपल है, क्यों परेशान करना है अपने आप को? दूर रहो, उनको अपनी लाइफ जीने दो, आप अपने आपके ऊपर फोकस करो ना। आज के टाइम में मेजॉरिटी ऑफ लोग पता है क्या कर रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ लोग स्टूडेंट लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, या आईएएस आईपीएस हैं, उनका ज्यादा फोकस दूसरे की लाइफ पे है कि ये क्यों आगे निकल रहा है, या ये क्यों इतना कर रहा है, या ये। आप ये सारी चीजें छोड़ के अपने पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। देखो शाहरुख खान कितनी अच्छी बात बोलते हैं, उनका तो मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ, और कितनी अच्छी बात बोलते हैं। थोड़े सेल्फिश हो जाओ लाइफ के अंदर, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ। दूसरे को, अपने माइंड में भी आपको इंपॉर्टेंस क्यों देनी है? आप 24 घंटे अपने आप को इम्प्रूव करने का सोचो ना।
आप अपने बारे में सोचो, मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू मेरे को कितनी चाहिए, मेरे को कौन सी गाड़ी चाहिए, जो भी आपके डिजायर्स हैं, कौन सा स्टेटस चाहिए सोसाइटी के अंदर, आप उसके बारे में सोचो, दूसरे के बारे में दिमाग हटाओ। फिर आपको इस चीज से डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं उसको डील कैसे करूं। क्यों करना है डील? फोकस सारा किसकी तरफ होना चाहिए? खुद की तरफ होना चाहिए। तो इतना सेल्फिश आप लोगों को भी होना पड़ेगा अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो। और ये चीजें जेन्युइन है, पॉलिटिक्स के अंदर भी जेन्युइन है। पॉलिटिक्स में फ्रेंडशिप भी होती है, पॉलिटिक्स में राइवलरी भी होती है। एक ही परिवार, सबसे बड़ा नशा जो होता है ना इस दुनिया के अंदर, वो सत्ता का होता है, पावर का होता है। पावर के पीछे एक मदर फादर, ये भाई बहन क्या है क्या नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, सबसे गंदा या सबसे बड़ा नशा जो होता है वो पावर का ही होता है। तो वो लोग जो है वो राइवलरी भी फॉलो करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन राइवलरी चलती है। तो हमको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ना कि भैया 5 साल काम कर लो ढंग से। तो ऐसा पर्सन मैं क्यों भेजूं जिसके अंदर भाई बिल्कुल ही खिंचातानी चल रही है? तो ऐसा भेजेंगे जिनके साथ वो कॉपरेट कर पाए। क्लियर है? हम इंसान सुधरेंगे कब, इस चीज के ऊपर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन अभी 5 साल मेरे को सरकार चलानी है, तो ऐसा पर्सन भेजूंगी जिसके साथ वो पर्सन काम कर पाए। क्लियर है? लिखें, कहां तक लिखा है हमने? 157 लिख लिया, 158, 158, 158 को देखो शॉर्ट में ही लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, शैल नॉट बी अ एमपी और एमएलए। और मैं यहाँ पे गवर्नर का नाम नहीं लिखा रही हूँ, आप समझ रहे हो ना, बार बार गवर्नर के बारे में बात हो रही है। ही शैल नॉट बी एन एमपी और एमएलए। अब यहाँ पे पूरी लाइन नहीं लिखा रहे, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन एमपी या एमएलए है और वो आपके गवर्नर बनता है तो उसको उसी टाइम से क्या करना पड़ेगा? एक पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, एमपी या एमएलए का पद उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या प्रेस, क्यों? ये मैंने कब बोला? क्या सुना तुमने? प्रेसिडेंट कहाँ जा रहे हैं? कहाँ ले गई उनको? हम्म, तो मैंने कब कहा वो रिजाइन कर दे तो ये जाएगा? मैं क्या कह रही हूँ कि ये पर्सन एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं करेगा, नहीं करेगा रिजाइन, वो रिजाइन कर दे तब भी रिजाइन नहीं करेगा। वो रिजाइन कर दे तो उसकी पोस्ट पे आने के लिए दूसरा पर्सन रेडी है। पढ़ा है हमने ऐसा, दूसरा पर्सन हमारे पास बैकअप में बैठा है उसकी पोस्ट पे आने के लिए। ये रिजाइन करने की इसको कोई जरूरत नहीं है। क्यों रिजाइन करेगा? सिर्फ इसलिए कि भाई साहब आप चले गए? बताओ, आपने अपॉइंट किया था मेरे को, आप ही पोस्ट से चले गए, तो मैं नहीं अपनी पोस्ट पे बैठूंगा ना। ऐसा नहीं करना, ठीक है? हाँ लिखो, क्या लिखा? फर्स्ट पॉइंट, देखो इसको इतना हंसा दिया तुमने, बताओ। सेकंड, इसी में, शैल ऑल्सो नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑल्सो नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, थर्ड पॉइंट, emolument allowances and privileges may be determined by parliament. Emolument allowances and privileges may be determined by parliament, may be determined by parliament। और वो कम नहीं करोगे, ठीक है? सारा प्रेसिडेंट वाली चीज यहाँ पे दिमाग में रख लेना। फिर लिखेंगे 159, आर्टिकल 159, ओथ और अफर्मेशन बाय गवर्नर, ओथ और अफर्मेशन बाय गवर्नर। और कौन एडमिनिस्टर करता है या किसकी प्रेजेंस में? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। तो कौन आएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। सबॉर्डिनेट जज तो होते हैं, सबॉर्डिनेट का मतलब तो होता है जैसे ये पोस्ट है, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला। एंड सीनियर मोस्ट का मतलब है अब जो बचा है ये सारे, इसमें सबसे ज्यादा सीनियर कौन है? क्या एज के बेसिस पे या एक्सपीरियंस के बेसिस पे?
एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है या नहीं? एक बार दोबारा से जल्दी से बताएं। आर्टिकल 152 क्या कह रहा था? 52 डेफिनेशन ऑफ स्टेट 152। हाँ, 153 क्या कह रहा था? और एक ही गवर्नर, दो या मैं चाहती हूँ 5 स्टेट का गवर्नर वही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में 154 सारी एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास। 155 अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, किसकी एडवाइस पे? आर्टिकल 157 टर्म प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। यही प्रॉब्लम है, 5 साल क्लियरली लिख देते तो प्रॉब्लम उतनी नहीं होती, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे देते तो। लेकिन यहाँ पे मोर ऑथेंटिक आंसर क्या है? अगर आंसर में दोनों चीज आ जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है चूज करने के लिए? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देन इसके बाद क्वालिफिकेशन, और 2 कन्वेंशन फॉलो करते हैं, सीएम से कंसल्ट करना चाहिए। आर्टिकल 158 कंडीशंस बताइए इनकी पोस्ट की। आर्टिकल 159 ओथ दिलवाता है कौन इनको? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। अब देखना एक जरा, एक है आर्टिकल 163, एक है आर्टिकल 163 और एक है आर्टिकल 163 का मिसयूज। पहले आप लिखो, फिर मैं इस चीज को समझाती हूँ और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब बात जो है, इससे पहले वाली बात इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी, ये बात यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखे आर्टिकल 163, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with the chief minister at the head, with the chief minister at the head, to aid and advise, to aid and advise the governor, to aid and advise the governor in the exercise of his functions, in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this constitution, as he is by or under this constitution required to exercise his functions, required to exercise his functions, or any of them, or any of them in his discretion, any of them in his discretion। डिस्क्रिशन में एरो बना के, डिस्क्रिशन वर्ड को हाईलाइट करके एक चीज लिखो ब्रैकेट के अंदर, द वर्ड ऑफ गवर्नर शैल बी फाइनल, द वर्ड ऑफ गवर्नर शैल बी फाइनल, द वर्ड ऑफ गवर्नर शैल बी फाइनल। द वर्ड ऑफ गवर्नर शैल बी फाइनल, ठीक है। क्या कह रहा है आर्टिकल 163? अब जो जितना भी डिस्कशन हम अब 1 घंटे के लिए करेंगे, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, एज वेल एज आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट में ये चीज काम आने वाली है। गवर्नेंस के भी बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर आपको ये रिपोर्ट की रिकमेंडेशन काम में आने वाली है। क्या सरकारिया रिपोर्ट का नाम हमने सुना था? सरकारिया कमीशन सुना हुआ है हमने पहले, ठीक है। एक और कमीशन का नाम हम लेंगे, पुंछी कमीशन 2007 का। ये 2 कमीशन हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं दोबारा से कह रही हूँ, जीएस पेपर 2 में आपके पॉलिटी ही नहीं, गवर्नेंस का टॉपिक भी है। गवर्नेंस के अंदर आपके ये दोनों जो रिपोर्ट्स हैं, इनकी रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। आर्टिकल 163 सिंपल लाइन कह रहा है भाई, बहुत सिंपल सी लाइन है। ये आपके हो गए एक कौन, गवर्नर। गवर्नर की एड एंड एडवाइस के लिए होगी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड पे कौन होगा, सीएम। और बाकी ये लोग कौन है, ये है मिनिस्टर्स। ये हो गई पूरी की पूरी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एड एंड एडवाइस के लिए क्या हमने ऊपर यूनियन में भी बनाई थी क्या ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब गवर्नर के केस में आर्टिकल 163 कह रहा है कि ये इनकी एडवाइस मानने के लिए बाउंड है, लेकिन अपने डिस्क्रिशन को छोड़ के। जब भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में या जब भी इस पर्सन को अपना विवेक से कोई काम करना होगा तो उन चीजों को छोड़ के बाकी चीजों में एड एंड एडवाइस के लिए क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और ये डिस्क्रिशन किस चीज में पावर में यूज लेगा, ये भी इसका भी फाइनल डिसीजन कौन लेगा, गवर्नर लेगा। क्लियर है, इतनी बात क्लियर। अब देखना प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम होगी आपके गवर्नमेंट को डिसाइड करने में। क्या हम ये कहते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है वो उसी पार्टी का पर्सन बनेगा जिसकी पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी मिलेगी, ये हमने बोला है लोकसभा में मेजॉरिटी मिलेगी। सेम प्रोविजन आप स्टेट के अंदर यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगी यहाँ पे, और कुछ कुछ स्टेट के अंदर नो डाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी। मेजर रोल किसका है, लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जिस पार्टी को आपके मेजॉरिटी मिलेगी उसको गवर्नर एज ए सीएम आपके अपॉइंट करेगा और उसकी एडवाइस पे बाकी मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है, यही सेंटर में होता है। प्रेसिडेंट ही तो पीएम को अपॉइंट करते हैं, लेकिन ऐसे ही अपने मन से कर देते हैं क्या, या फिर उस पर्सन को करते हैं जिसको लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी मिलती है, जिसको लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी मिलती है। क्लियर है। अब ये यहाँ पे ये पर्सन देखना कैसे अपनी पावर का मिसयूज करेगा। ये पावर का मिसयूज करेगा, ये पर्सन यहाँ पर है और ये पर्सन सबसे पहले अपना डिस्क्रिशन यूज कर रहा है मेजॉरिटी के अंदर। किसके अंदर, मेजॉरिटी के अंदर। अब मेजॉरिटी के अंदर ये दो स्टेट का नाम मैं ले रही हूँ। एग्जाम्पल मैंने पिछली बार कर्नाटक और गोवा का दिया था, ठीक है। अभी मैं स्टेट ए और बी कर रही हूँ क्योंकि नाम लेने से आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। दो स्टेट हैं, इस स्टेट के अंदर सिचुएशन क्या हुई, और ये रियल इंसिडेंट बता रही हूँ मैं। इस स्टेट के अंदर सिचुएशन क्या हुई कि मेजॉरिटी किसी को मिली नहीं, किसी को लोकसभा के अंदर, मतलब लोकसभा बोल रही हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के अंदर मेजॉरिटी नहीं मिली। जब मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो अब गवर्नर का डिस्क्रिशन हो गया, बिल्कुल गवर्नर का डिस्क्रिशन हो गया भाई किसको लेकर आएगा। नॉर्मल कन्वेंशन होता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आप लेकर आओगे, ठीक है। जो इसके बाद में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको लेकर आओगे, या कोई कोएलिशन बन गया है तो उसको लेकर आओगे। देखना जरा गवर्नर ने क्या किया। गवर्नर ने यहाँ पर देखा कि बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है लेकिन उसके पास में मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुझे वही नजर आ रही है। इसके बाद यहाँ पे आईएनसी कांग्रेस ने दूसरी पार्टी के साथ में मिलकर बोला कि हम मेजॉरिटी प्रूव कर देंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में हम मेजॉरिटी प्रूव कर देंगे। मिल गया दूसरी पार्टी का सपोर्ट इनको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोalition गवर्नमेंट बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है। लेकिन यहाँ पे गवर्नर ने बोला कि नहीं नहीं, मेरा डिस्क्रिशन है, मेरे को यूज करना है, अपनी पावर का यूज करना है और मैं ही डिसाइड करूंगा, मेरा डिस्क्रिशन है। और मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, इसलिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हम बना रहे हैं। तब क्वेश्चन उठा कि क्यों भाई, जब आपको मेजॉरिटी हम सिद्ध करके दे रहे हैं तो आप हमको क्यों नहीं फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाते, हम करके दे रहे हैं ना आपको मेजॉरिटी से। तब गवर्नर का बहुत सिंपल सा आंसर आता है कि दो दो कोएलिशन गवर्नमेंट, इस तरीके की गवर्नमेंट पार्टी ऐसे डिफरेंट, तो ये तो ना स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। नॉर्मल सी बात है, कोएलिशन गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी का कुछ भी पता नहीं होता। जब बहुत सारे लोग मिलके सरकार बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और वो लड़ाई झगड़े सरकार गिरने तक जा सकते हैं। तो इन्होंने सिंपल सा एग्जांपल दिया कि भाई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो इसलिए मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही आपके इन्वाइट करता हूँ, आओ और सरकार बनाओ। कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी की सरकार बना दी। अब सेकेंड ही सिचुएशन के अंदर कुछ ही महीनों के बाद में गोवा में भी आपके इलेक्शन हुए थे। जब दोबारा यहाँ पर इलेक्शन हुए, अब की बार सिचुएशन देखना क्या थी। अब की बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस।
आईएनसी जो थी वो आपके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, और अब की बार बीजेपी जो थी वो दूसरे अलायंसेस के साथ में ऐड होके कह रही थी कि भाई हम मेजॉरिटी प्रूव कर देंगे, हम मेजॉरिटी प्रूव कर देंगे। इस एग्जाम्पल के अंदर गवर्नर एक लेडी थी। अब क्या करना चाहिए, कांग्रेस खुश होगी या नहीं होगी इस सिचुएशन में? नहीं होगी। सोचो पिछले वाले एग्जाम्पल में गवर्नर ने क्या किया था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को दिया था कि भैया मेरे को कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं चाहिए, ना ना ना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। क्या? नहीं, गवर्नर दोनों में अलग है। लेकिन नॉर्मल एक कन्वेंशन, अगर एक स्टेट में कुछ हुआ है, गवर्नर के किसी काम को सही भी बताया गया है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं उठ रहे अगर, तो आपको दूसरे स्टेट में सेम सिनेरियो दिखेगा तो आपको वही चीज लगेगी ना कि भाई वहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के अंदर बनाने दी सरकार, तो कांग्रेस को खुश थी इस बार कि हमको भी सरकार बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा? क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम ही है। लेकिन यहाँ पे गवर्नर ने क्या बोला, नहीं नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं, मेजॉरिटी दूसरे लोग प्रूव कर रहे हैं ना, तो मेजॉरिटी वाली पार्टी को ही लेकर आएंगे। भाई दूसरा पर्सन कह रहा है मेजॉरिटी प्रूव कर रहे हैं और आप कह रहे हो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा, मेजॉरिटी प्रूव करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोर टेस्ट के लिए आओ। क्या ये डिस्क्रिशन का मिसयूज है? बिल्कुल डिस्क्रिशन का मिसयूज है। ये तो हो गया ना, अपनी ही पार्टी की सरकार बनवाने देना, वही बनाने देना, यही हुआ है एग्जैक्टली में, यही हुआ इन दोनों केस के अंदर। तो ये क्रिटिसिज्म इस बात का किया जाता है। अगर यहाँ पर डिफाइन होता कि इसका डिस्क्रिशन किस काम में चलेगा और किस काम में नहीं चलेगा, तो ये यहाँ पर पावर का मिसयूज नहीं कर पाता। यहाँ पर इसका डिस्क्रिशन किन चीजों में है, ये बात भी हमने किसके ऊपर छोड़ दी है, इसी पर्सन के ऊपर छोड़ दी। अब ये किसी किसी कंडीशन में देखो और क्या कर सकता है, कई बार ये पर्सन क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं बात करूं स्टेट की, तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी स्टेट के अंदर। इस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बहुत सारे लोग चुनकर आए हैं और सब अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि भाई जो मेजॉरिटी सिद्ध कर देगा वही लोग जो है वो सरकार बनेगी, या वही लोग सरकार का पार्ट बनेंगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी प्रूव कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे हम मेजॉरिटी प्रूव। इनको गवर्नर कहीं कहीं पे सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर मेजॉरिटी प्रूव करो। ठीक है, और जहां पे इसको पावर का मिसयूज करना है वहां पे 1-1 महीने का टाइम दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, क्या जल्दीबाजी है, 1 महीने का टाइम आपको दे रहे हैं फ्लो टेस्ट के लिए, मेजॉरिटी प्रूव कर देना। कॉन्फिडेंस बताओगे ना अपना आप हाउस के अंदर कि आपका कॉन्फिडेंस है, यहाँ पर आप विश्वास में हो, यहाँ पर मेजॉरिटी आप होल्ड करते हो, तभी शायद आप सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले चैम्बर में बैठ पाओगे। क्या ये बात समझ आई? तो किसी किसी को तो 1 हफ्ते का ही टाइम दे रहा है और किसी किसी को क्या कह रहे हैं, 1 महीने के अंदर आप फ्लो टेस्ट करवा लेना। फ्लो टेस्ट का मतलब क्या है, मेजॉरिटी प्रूव करना कि आपके पास मेजॉरिटी है। कई बार क्या हो रहा है कि सीएम के बारे में कोई शिकायत आई इसके पास में कि सीएम मेजॉरिटी खो दी, ठीक है, सीएम ने मेजॉरिटी खो दी, इनके पास मेजॉरिटी है ही नहीं, तो क्या इनको सीएम बने रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बने रहना चाहिए। एक सिंपल केस आया था जिसके अंदर सीएम जो पर्सन था उसके खिलाफ कोई लेटर आए थे गवर्नर के पास, लेटर कि इस पर्सन की मेजॉरिटी नहीं है, ये पर्सन जो है इनकी पार्टी से अलग हो चुके हैं। उन्होंने ये तक जरूरी नहीं समझा कि वो उस चीज का रिव्यू करें, वो उस चीज को एक बार रिसर्च करके देखें या मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए बोले, उन्होंने तुरंत सीएम को आपके क्या कर दिया, हटा दिया, तुरंत सीएम को हटा दिया। क्या गलत था? बिल्कुल गलत था। तो अगर इनका डिस्क्रिशन यहाँ पे क्लियर कट डिफाइन नहीं है तो इस पावर का मिसयूज बहुत बार 101% होगा। एक एक पॉइंट लिखो क्रिटिसिज्म के। आपने लिखा है आर्टिकल, नहीं 1 महीने का टाइम होता है, लेकिन 1 महीने में कितना टाइम आप देना चाहते हो? अब वही चीज है ना, समन करने के लिए तो कहते हैं ना कि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बताएंगे आपको समन कब करना है। लेकिन अगर कल को गवर्नर कह दे मेरा डिस्क्रिशन है, तो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ कर पाएंगे क्या? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है किस बात पे डिस्क्रिशन गवर्नर का होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? गवर्नर डिसाइड करेगा। नहीं, केसेस होते हैं, केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, बिल्कुल केसेस होते हैं, कमीशंस बनते हैं, कमीशंस की रिपोर्ट है, कमीशंस ने रिकमेंडेशन दी है, बट उसके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन किया नहीं किया है।
सरकारिया कमीशन कितना पुराना, अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है कंप्लीटली। पुंछी कमीशन 2007, अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है कंप्लीटली। ठीक है, हाँ हाँ, ये मैं पूरा दोबारा बताऊंगी, मैं पहले एक बार लिखा रही हूँ। ठीक है, आपने क्या लिखा सबसे पहले, आर्टिकल नंबर 163। ठीक है, अब डिस्क्रिशन का क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं हम, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नर्स डिस्क्रिशन, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नर्स डिस्क्रिशन। criticism of governor's discretion. Number 1, in choosing cm, in choosing cm, in choosing cm. Number 2, in testing majority, in testing majority. Number 3, in dismissal of chief minister, in dismissal of chief minister. Number 4, in dissolving the legislative assembly, in dissolving the legislative assembly. Number 5, in recommending president rule, in recommending president rule. And number 6, in reserving bills for president's consideration, in reserving bills for president's। अरे आंटी लोगों, क्या ठीक लग रहा है? हम्म, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती तुमको? एक बार भाई बोलने दो, हाँ मानवी को बोलने दो। अच्छा ठीक है, क्या पता वो लोग काम करें, वो तो ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनके लिए ज़्यादा सहूलियत भी इसी बात में है कि सेंटर स्टेट के अंदर अगर सेम गवर्नमेंट है तो आपके सिस्टम ज़्यादा बेटर रहेगा। बट दीदी प्रॉब्लम ये है कि उस स्टेट के जो लोग हैं वो वोट नहीं दिए उनको, उस स्टेट के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन वो नहीं है। और हमारे यहाँ लोगों का तंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो काय की डेमोक्रेसी अगर मैं लोगों की ही बात ना सुनूं तो? जहां आपको जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है भैया मैं वोट कांग्रेस को दे रहा हूं, मैं वोट आप पार्टी को दे रहा हूं, और आप कह रहे हो कि भाई नहीं हम तो खुद की सरकार लेकर आएंगे। बट फिर भी मेजोरिटी हो गई ना कैसे तैसे करके। ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही, ऐसा थोड़ी है कि 110 सीट्स भी नहीं मिली और उसके बाद आप जबरदस्ती कह रहे हो नहीं हम तो हम सरकार बनाएंगे। ऐसा सिचुएशन तो नहीं है ना, इसीलिए तो सीएम से पूछा था। क्या समझ आ रही है बात? डेमोक्रेसी है, और ये चीज तो डेमोक्रेसी के ही अगेंस्ट हो जाएगी जो हम कह रहे हैं। कैसे ये काम करा ले? लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं ही करता अगर, तो सेंटर पे ही छोड़ देना चाहिए था फिर सारी चीजें। क्यों ही इलेक्शन करा के पैसा बर्बाद करना, रिसोर्सेज बर्बाद करने। हाँ ये तो मानती हूँ मैं। देखो ये हो गया थोड़ा सा रिलीजियस कमेंट, ठीक है, तो ये ऑनलाइन तो मैं इसका आंसर नहीं देने वाली, मैं फेमस नहीं होना चाहती हूँ। जो भी है रिलीजियस चीज की तरफ जा रहा है। हम्म, हाँ
हुई है, बट एक जगह चीजें ठीक हो गई तो मैं उसको इम्प्लीमेंट पूरे इंडिया में नहीं लगा सकती ना। सारे गवर्नर की पावर नहीं, मैं ऐसा डिस्क्रिशन को सही बता सकती ना, जहाँ पे मिसयूज हो रहा है वहां पर। हाँ, ये कर दो ना क्लियर कट। आप रिकमेंडेशन जो पुंछी कमीशन देता है, सरकारिया कमीशन देता है, वो सारी रिकमेंडेशन भी अगर इम्प्लीमेंट कर दी जाए तब भी इस पावर को हम मिसयूज करने से रोक सकते हैं। बिल्कुल। हाँ बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अभी क्रिटिसिज्म वाली बात पे आते हैं। क्या लिखा आपने क्रिटिसिज्म के पॉइंट? कौन से आर्टिकल का क्रिटिसिज्म कर रहे हो आप? हाँ मैं समझा रही हूँ, एक मिनट। अब एक एक करके बोलो। इसका क्रिटिसिज्म नंबर 1 पॉइंट क्या है? सीएम, रुको, चूजिंग सीएम, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? फ्लो टेस्ट का कह सकती हूँ, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट क्या है? सीएम को डिसमिस करना, ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर देना। फिर मैं आर्टिकल 356 की बात कर सकती हूँ। फिर प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व करके रख देना। अब एक एक करके समझते जाओ, कहाँ मिसयूज का पावर का कह रहे हो आप। सबसे पहले सीएम को अपॉइंट करने से रिलेटेड, ठीक है। 2 कंडीशन मैंने बोली। कर्नाटका के अंदर इलेक्शन हुए 2017 के अंदर, इलेक्शन के अंदर किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली, और इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कौन सी थी? बीजेपी की। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो बीजेपी की थी, जो एक ही तरीके की पार्टी जिसके सारे लोग मिलकर आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, दैट इज बीजेपी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरी पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस ने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर, बाकी जेडी वगैरह के साथ मिलकर यहाँ पर अपना अलायंस बना दिया और ये बोला कि हम मेजॉरिटी प्रूव कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जिसके पास मेजॉरिटी है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसी को रूल करने देना चाहिए। यहाँ पे गवर्नर ने अपने डिस्क्रिशन का यूज करते हुए बोला कि नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ कि आके सीएम बनो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोगों को बिठाओ, मतलब सरकार बनाओ। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि कुछ तो बोलेगा ना ऑन रिकॉर्ड। तो क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। हमारे प्रदेश को एक स्थायी सरकार चाहिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो अलग अलग पार्टी से मिलकर बने, गठबंधन सरकार हो और जिसका कोई भरोसा ना हो। गठबंधन सरकार के साथ में स्टेबिलिटी की दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि आइडियोलॉजी अलग अलग, दो पार्टी की आइडियोलॉजी अलग, तो आज नहीं तो कल एक ना एक बात के ऊपर बहसबाजी हो जाती है और फिर लोग समर्थन अपना खींचने लगते हैं, कहते हैं नहीं करेंगे आपके साथ अलायंस, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो वो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती। यहाँ पे पावर का डिस्क्रिशन का यूज कर लिया, हमको इस चीज से कोई दिक्कत नहीं लगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में मुझे नहीं लगी। चलो ठीक है, आपने मेजॉरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए, आप ये लोग क्लियर कट कह रहे थे हम बहुत अच्छे से मेजॉरिटी प्रूव करते हैं, हमारे पास दोनों के पास मिला के बहुत सारी सीट्स हैं, हम आराम से मेजॉरिटी प्रूव करेंगे, लेकिन फिर भी किसको इन्वाइट किया? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को। सेम कुछ महीनों के बाद में गोवा में होते हैं इलेक्शन, जिसके अंदर वापस से मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली, और अब की बार जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी दैट इज कांग्रेस। तो अब बीजेपी और जो बाकी की अदर अलायंसेस हैं उन्होंने मिलके बोला हम मेजॉरिटी प्रूव कर देंगे, लेकिन कांग्रेस खुश थी यहाँ पर कि सरकार बनाने का मौका तो हमको ही मिलेगा। क्यों मिलेगा हमको मौका? क्योंकि यहाँ पर भी तो यही चीज हुई थी, ऐसा एक रेफरेंस तो सेट हुआ था, यहाँ पर भी कुछ ही महीनों पहले हुआ था, तो हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नर ने अपने डिस्क्रिशन का यूज करके क्या बोला कि मुझे यहाँ पर मेजॉरिटी वाली सरकार चाहिए, स्टेबल सरकार की टेंशन में नहीं लेती। क्या ये डिस्क्रिशन का मिसयूज है? अगर डिस्क्रिशन का सही यूज है तो आप ये एक बात बताओ जरा, इन लोगों ने इस एग्जाम्पल से यहाँ हमको क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है ये पर्सन। हाँ बिल्कुल 2017 बीजेपी है, ठीक है। क्या मुझे क्लियर कट समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी पार्टी के पर्सन को अपनी पार्टी की सरकार बनाने देना चाहते हैं, सारे जोड़ लगा रहे हैं कि भाई कैसे कैसे मेरी पार्टी की सरकार बने, और डिस्क्रिशन का मिसयूज है ना ये। तो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होना चाहिए? मेजॉरिटी जो प्रूव कर दे
उसको लाना चाहिए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्या होती है? मेजोरिटी कोई दूसरा प्रूव कर रहा है ना भाई, सबसे पहली चीज तो मेजोरिटी है। उसके बाद बिठाओ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को, जो उसके अलावा है उसको विपक्ष में बिठाओ, फिर आप अपोजिशन लीडर बनाओ उनको आप। लेकिन क्या यहाँ पे इन्होंने पावर का मिसयूज किया? तो ये क्रिटिसिज्म इनका है। सेकंड चीज है फ्लोर टेस्ट के लिए, सेम चीज फ्लोर टेस्ट के लिए, जैसे सीएम को सरकार बनाने के लिए बोला, तो अब ये इनको कह दें कि आपको फ्लोर टेस्ट के लिए टाइम देते हैं हम 1 हफ्ता, ठीक है। और जब इनको लगा कि भाई हमारी पार्टी की सरकार बन सकती है, तो उनको 1 महीने का टाइम दे दिया। और 1 महीने का टाइम देने का मतलब क्या है? बीजेपी है, आपको पता है आपके पास आज इतने सपोर्टर्स नहीं है, 1 महीने का टाइम है, सपोर्टर्स बढ़ा नहीं लोगे अपने? कर लोगे ये काम? बिल्कुल कर लोगे। तो कितना टाइम दिया? एक को दे रहे हो सिर्फ 1 हफ्ता, एक को दे रहे हो मेजोरिटी प्रूव करने के लिए 1 महीना। क्या पावर का मिसयूज है? बिल्कुल पावर का मिसयूज है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं सीएम के डिसमिसल को लेके। सीएम के डिसमिसल को लेके हम कर्नाटका के ही एसआर बोम्मई की बात करें अगर, तो एसआर बोम्मई जी जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे, और उनके बारे में किसी ने सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन कर दी थी कि इनके एमपी जो है या इनके जो एमएलए हैं, सपोर्टर्स वगैरह जो है, वो उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। सिर्फ कंप्लेन गई थी, लेटर्स गए थे गवर्नर के पास। लेटर्स तो झूठे भी तो हो सकते हैं। आप एक बार फ्लोर टेस्ट के लिए तो बोलोगे उस पर्सन को, आप एक सीएम को ये तो बोलोगे कि भैया तुम इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो, तो आप जरा अपनी मेजोरिटी यहाँ पे प्रूव करके मुझे बताओ। क्योंकि मेरे पास ऐसे लेटर्स आए हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ है क्लियर कट कि शायद अब आप मेजोरिटी होल्ड नहीं करते। बट वहां गवर्नर ने क्या किया? किसी से कुछ नहीं पूछा, मेजोरिटी प्रूव करने के लिए नहीं बोला, और सीएम को डिसमिस कर दिया कि भैया ये लेटर मेरे पास आए हैं, इस लेटर के अंदर लिखा है कि हाँ भाई मेजोरिटी नहीं है इनके पास, तो आप यहाँ से जाओ। प्रूव करने के लिए कहना चाहिए था या नहीं? कहना चाहिए था। पावर का मिसयूज है। इसके बाद आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने की बात आती है जब, तब वही सिनेरियो है। डिसॉल्व कब करोगे? कब करोगे? जब मेजोरिटी नहीं है, जब या फिर 5 साल खत्म हो गए। अब कई बार क्या होता है, ये पर्सन फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दूसरा डायग्राम बना रही हूं मैं। अब एक और स्टेट का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जहां पे गवर्नर जो है वो रूलिंग पार्टी से ही है और सेंटर से आया है। सेंटर के अंदर मैंने कहा बीजेपी है, और इधर जो है आपके ये गवर्नर, इसको कौन अपॉइंट करेगा? ये ही अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब ये जो गवर्नर है इसके पास पावर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है ये इसको डिसॉल्व करने की, लेकिन किसके कहने पे? सीएम एंड काउंसिल ऑफ, भूल गए क्या हम? प्रेसिडेंट भी तो यही पावर करता था यूज, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर से पूछ के करता था, जब तक मेजोरिटी उनकी है। जब तक मेजोरिटी नहीं है तब तक कोई बात नहीं। अब सोच के देखना, यहाँ पे जो सीएम है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये मेजोरिटी होल्ड करते हैं, ये मान लो दूसरी पार्टी के हैं, और इनके पास यहाँ पर मेजोरिटी है, नो डाउट मेजोरिटी है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि नहीं नहीं मेजोरिटी नहीं है, और अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? डिसॉल्व कर रहा हूँ, डिसॉल्व कर रहा हूँ। क्या ये बोल सकता है कि भैया आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पावर है? क्यों नहीं बोल सकता? डिस्क्रिशन किसका है, और कौन सी पावर को एज अ डिस्क्रिशन यूज लोगे, कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर डिसाइड करेगा। तो गवर्नर ने कहा डिसॉल्व मतलब डिसॉल्व। बिल्कुल कर सकता है, यही तो प्रॉब्लम है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो लेजिस्लेटिव असेंबली को समन करने के लिए भी बोल सकता है। वो बोलेगा आज समन करो, आज प्रोरोग करो, आज डिसॉल्व करो। बिल्कुल पावर का मिसयूज वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। क्लियर है? ज्यादा पावरफुल है ये इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि बैकअप इसको आपने नहीं दिया है, सेंटर ने नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख के दे दिया ना कि ऐसी चीजों के लिए एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगी जो आपकी डिस्क्रिशन के अलावा है। आप अपनी डिस्क्रिशन में तो फुल फ्रीडम एंजॉय करते हो, वहां पे आपको एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं है, और ये प्रोविजन आपने डाल दिए कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल, इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, और कमीशन की रिकमेंडेशन यही है कि आपके इन चीजों के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट इसके लिए करो, बिल्कुल होना चाहिए, इस चीज को हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 356, इसका कंडीशन तो हमने वहां देखा था, यूपी के अंदर कल्याण सिंह गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी, लेकिन फिर भी गवर्नर ने क्या किया? नहीं है मेजोरिटी, चलो भाई रिपोर्ट भेज दी ऊपर, किस चीज के लिए? स्टेट इमरजेंसी। किस चीज के लिए? प्रेसिडेंट रूल वहां पे इम्पोज करने के लिए। क्या पावर का मिसयूज है?
बिल्कुल मिसयूज है। देन लास्ट प्रेसिडेंट बिल। प्रेसिडेंट बिल देखना जरा, लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई भी बिल आपके पास किया, ठीक है, अगर उस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां से भी पास। ये ज्यादा पावरफुल है नहीं, बहुत ज्यादा चीजों के अंदर रोका टोकी कर नहीं सकती, राज्यसभा जितनी भी पावर इसके पास नहीं है। सेंटर के अंदर जब मैं बोलती हूँ लोकसभा राज्यसभा इक्वल पावर है, राज्यसभा की अपनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल उतनी पावरफुल नहीं है जितनी राज्यसभा है, ठीक है। ये नॉर्मल बिल्स वगैरह में भी ज्यादा ताक झाक करने का काम ये नहीं कर सकते। हर स्टेट में नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट में है, सबके नाम भी हम याद करेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल आया, ये बिल लेकर आए यहाँ पर, इसने भी पास कर दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी पास कर दिया। ये है गवर्नर, कौन है, गवर्नर, दिख रहा है हमको वहां से या नहीं, दिख रहा है ना पीछे तक। गवर्नर के पास ये बिल आया, इसने ये बिल पढ़ा, इसको बहुत अच्छा लगा, इसने कहा अरे वाह इतनी अच्छी चीज ये करने वाले हैं। फिर इसको एक चीज ध्यान में आई कि यार ये तो हमारी पार्टी की सरकार होती और हम एक ये चीज लेकर आते तो ज्यादा बेटर होता, हमारा ज्यादा नाम होगा, इनका नाम हम क्यों होने दें। अपोजिशन, सिंपल सी बात है, अपोजिशन। अब वो कह रहा है कि अगर मैंने इसके ऊपर हाँ कर दिया तो सेंटर मेरे से पूछेगी क्वेश्चन, सेंटर मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, भैया ये क्या किया तुमने, ठीक है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारे अकॉर्डिंग तो काम करो कम से कम। तो ये पर्सन क्या कर रहा है, ऐसे बिल्स को जो ऑथेंटिक बिल हैं, जो कि आपके पावर का मिसयूज करना है तो कर सकता है, ठीक है, ऐसे बिल को जिसको पास करना चाहिए उसको जबरदस्ती बिना बात के लिए किसके लिए रिजर्व करके रख दिया, प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि इसके पास पावर है कि बिल इसके पास आते हैं। प्रेसिडेंट में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, जब कोई बिल इसके पास आता है तो ये बाकी चीजें भी कर सकता है, एसेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, वीटो पावर भी है, और एक पावर और है कि ये प्रेसिडेंट के लिए भी आपके रिजर्व करके रख सकता है कि भैया इस पे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये बिल जो है मैं प्रेसिडेंट को भेज रहा हूं, ठीक है। तो क्या ये पावर का मिसयूज है, ऐसी चीज जिसके ऊपर तुरंत डिसीजन ले लिया जाना चाहिए था, बट आप नहीं चाह रहे स्टेट गवर्नमेंट वो बिल पास करे, आपको बिल रोकना है बस किसी भी तरीके से, तो आपने क्या कह दिया कि ये मामला तो मैं नहीं डिस्कस कर सकता, कौन डिस्कस करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। क्या बिल रुक गया, आप अब रुक गया। अब सेंटर और अगर स्टेट के अंदर इक्वल मतलब गवर्नमेंट वगैरह नहीं है तो वो अपनी विल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है, या वो उनका काम होने देंगे, मिसयूज कर सकते हैं वो भी पावर का, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज के अंदर भी इसका मिसयूज किया जा रहा है। क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, हमारे यहाँ तो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, तो ऐसा होना चाहिए कि सेंटर स्टेट के बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब रिकमेंडेशन हम लिखेंगे, और तब तक एक बच्ची का कमेंट कुछ आया है, मैं देख लेती हूँ। बिल्कुल। देखो प्राची बहुत सही चीज बोल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्यों नहीं हो रहा, जब इतनी बार हो गया है। प्राची का एक एक्सप्लेनेशन है और आप भी सुन के देखना, सही बात है बिल्कुल। कोई भी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्यों करना चाहेगी, कोई भी पार्टी क्यों करना चाहेगी। आज अगर मैं बैठी हूँ पावर में सेंटर के अंदर, तो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर है, बट मैं स्टेट के अंदर अपनी पावर छीनने क्यों देना चाहूंगी, क्यों देना चाहूंगी, ठीक है। प्लस सेकंड चीज, जब अगली बार दूसरी सरकार भी आ जाएगी तो वो भी क्यों करना चाहेगी। आप तो चाहोगे कि सेंटर के ऊपर, अगर हम सेंटर में बैठे हैं तो स्टेट के ऊपर हमारा कंट्रोल उतना स्ट्रांग रहे, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आना इतना आसान काम नहीं है, बट हाँ करना चाहिए, सोल्यूशन वही है। क्लियर। अब कुछ कमेटी के मतलब कमीशन की रिपोर्ट्स के की रिकमेंडेशन लिखो पहले, फिर एक एक करके समझेंगे। सरकारिया कमीशन कब बना था, अरे इसके बारे में तो हमने पहले बात की है, 83 1983 2007 में पुंछी कमीशन है, ठीक है। सरकारिया कमीशन क्यों बना था, अरे सेंटर स्टेट के रिलेशन को बेटर करने के लिए, पढ़ा तो था हमने, सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप के लिए बना था कि भाई और स्टेट्स के और सेंटर के रिलेशन को कैसे बेटर किया जा सकता है। हाँ ठीक है, लिखो। सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन है, अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर, अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर should satisfy the following criteria, should satisfy the following
criteria. Number 1, the following criteria. Number 1, he should be eminent. He should be eminent, E है ये पहला वाला. In some walk of life. He should be eminent in some walk of life. Number 2, he should be a person from outside the state. He should be the person from outside the state. He should be detached figure. He should be a detached figure. A detached figure and not too connected with the local politics. And not too connected, TOO wala, too connected with the local politics of state. With the local politics of state. Next number, जो भी number है. It is desirable that a politician from the ruling party. It is desirable that a politician from a ruling party at the union is not appointed as governor of a state. Is not appointed as a governor of a state which is being run by some other party. Which is being run by some other party. Some other party. Next point, in order to ensure effective consultation with, in order to ensure effective consultation with the state's chief minister, with the state chief minister in the selection of a person, as governor, in the selection of a person as governor, the procedure of consultation should be prescribed in the constitution itself. The procedure of consultation should be prescribed in the constitution itself by amending Article 155. By amending Article 155. And last point सरकारिया कमीशन का, that is security of tenure. That is security of tenure. 155 अपॉइंटमेंट नहीं देखा हमने. हाँ, 2 कन्वेंशन की बात की थी ना, उसके अंदर आप इस लाइन के अंदर कह रहे हो. देखो ये कह रहे हो, स्टार्टिंग से देखते हैं. सरकारिया कमीशन सबसे पहले क्या कह रहा है, कोई भी एमिनेंट पर्सन होना चाहिए. एमिनेंट पर्सन मतलब कोई विख्यात पर्सन, वेल नोन पर्सन जो है, जिसकी पर्सनालिटी मतलब ऐसी रही है, जो बहुत ऑथेंटिक रियल रहा है, जिसका सब कुछ बहुत ऑनर्ड या रिस्पेक्टफुल लाइफ रही है, ऐसे पर्सन को पहली बात तो चूज करो.
सेकंड चीज क्या कह रहे हैं कि ऐसे पर्सन को बिल्कुल चूज मत करो जो कि लोकल पॉलिटिकल पार्टीज या लोकल जो आपके पॉलिटिक्स है उसके अंदर इंटरेस्टेड है, ऐसे पर्सन को चूज नहीं करना है। देन उसके बाद आप क्या कह रहे हो कि सेंटर के अंदर जो भी पार्टी है अपने पॉलिटिकल लीडर्स को एज अ गवर्नर अपॉइंट मत करो, अपने पॉलिटिकल लीडर्स को एज अ गवर्नर अपॉइंट मत करो, जहां पे स्पेशली ऐसी जगह पे जहां पे आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, जहां पे कोई दूसरी पार्टी या दूसरा कोएलिशन जो है वो सरकार बना के बैठा है, वहां पॉलिटिकल लीडर को आप नहीं भेजो। भाई बहुत सारे कंडीशन के अंदर पॉलिटिकल लीडर को भेज सकते हैं ना। पॉलिटिकल लीडर का मतलब है कि कोई पर्सन जिसने एमपी के चुनाव लड़े वो नहीं जीता, ठीक है, अब वो मिनिस्टर बन के नहीं बैठा, अब वो आपकी लोकसभा में नहीं बैठा, लेकिन फिर भी सेंटर चाहती हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरे लिए, तो इसको अब मैं क्या पोस्ट दूं, इसको अब मैं क्या दूं, मिनिस्टर मैं इसको बना नहीं सकता, ये कर नहीं सकता, तो मैं एक काम करता हूँ उसको क्या बना देता हूँ, गवर्नर। क्या पॉलिटिकल लीडर्स को भेजा जा सकता है वहां पे? बिल्कुल। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सरकारिया कमीशन कह रहा है कि ये जो आप कह रहे हो ना सीएम से कंसल्ट करना, इस पर्सन को अपनी पोस्ट पे बिठाने से पहले सीएम से कंसल्ट करो, ये चिल्ला चिल्ला के बोलो मत, ये आर्टिकल 155 में लिख दो, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लिख दो, तब आपको बार बार चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दोगे तो अगर उसका उससे नहीं पूछा जाएगा उसके बाद, तब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ये होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सरकार, सत्तारूढ़ सरकार, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करना चाहेगी? सरकार करना चाहेगी ऐसा? नहीं। संविधान के अगेंस्ट अगर जाएगी तो बहुत सारे मशीनरी हैं उस सरकार को भी हटाने के। जुडिशरी क्वेश्चन करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है आपने पूछा क्यों नहीं। भाई करता है ना ऐसे जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी है आपने ऐसा इसके अंदर किया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। अभी कोलकाता वाले केस के अंदर जुडिशरी ने क्वेश्चन नहीं किए क्या पुलिस से, स्टेट गवर्नमेंट से, बाकी एजेंसी से नहीं किए क्वेश्चन कि कैसे एक लेडी को आपने मतलब उनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया, क्या कर रही थी सुबह से लेकर शाम तक, आपके कॉलेज अथॉरिटी क्या कर रही थी, शाम को एफआईआर हुई है उस चीज की। समझ आ रहा है? एक पर्सन जो कि वहां प्रिंसिपल था उस पर्सन को वहां पे रिजाइन कर दिया उसने कि हाँ भाई इतना हो गया, तुरंत तुरंत आपने उसको दूसरे अथॉरिटी का एक प्रिंसिपल बना दिया। कैसे? क्या क्वेश्चन किया जुडिशरी ने? रूल्स एंड रेगुलेशन है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी यही चीज हम लिख दें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 155 में। अभी तो मैंने 155 में कन्वेंशन की बात की थी ना, वहां तो दो ही बातें लिखी है, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 35 ईयर्स ऑफ एज। वहां आप ये चीज ऐड कर दो कि भाई कंसल्ट करना जरूरी है, तो क्या बात सुधरेगी? थोड़ी बिल्कुल सुधरेगी। देन उसके बाद में कह रहे हो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दो इस पर्सन को, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दोगे तो यहाँ पर ये डरेगा नहीं काम करने के लिए और ये बायस्ड भी नहीं होगा। हर कोई पर्सन चाहता है, देखो इस पोस्ट पे आने के बाद क्या होता है, कई बार बहुत ही ज्यादा एमिनेंट पर्सन, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन को यहाँ पर बिठाया जाता है, लेकिन अब वो डरता है। और डरता क्यों है? कि भाई अगर मैं यहाँ पर सेंटर की बात ना मानूं तो ये मेरे को हटा देंगे, ठीक है, ये भी मेरे करियर पे एक दाग ही तो होगा कि 5 साल भी मुझे पूरा नहीं करने दिया। ये भी तो उसके करियर के लिए बहुत बड़ी बात है ना कि मुझे 3 महीने के अंदर हटा दिया गया, तो वो उस शर्म से ही नहीं करेगा कि हाँ भाई ये सही काम है लेकिन ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि सेंटर नहीं चाहती। आप उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दो कि भैया तुम 5 साल के लिए यहाँ बैठे हो और जब तक तुम कोई गलत काम नहीं करते हो तब तक आपको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। सिर्फ इस बेसिस पे तो नहीं हटाएंगे कि सेंटर ने कहा और तुमने नहीं किया, नहीं, ये बेसिस तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा आप सिक्योरिटी उसको दोगे तो क्या पता वो पर्सन ठीक काम करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑनर्ड लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं। एक बार पढ़ के देखो जरा सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन हमको समझ आई या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ले आओ और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का जो प्रोसीजर रहता है उस प्रोसीजर को करवा लो कंप्लीट। बिल पास हो गया तो ठीक है, चेंज हो गया। हाँ हाँ, तो बाकी मिसयूज तो अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाएगा ना फिर, जब आप यही चीज ऐड कर दोगे और बाकी सारी चीजें डिस्क्रिशन थोड़ा सा डिफाइन कर दोगे, ये सारी चीजें अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर दोगे तो मिसयूज रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। अरे हाँ या नहीं? बिल्कुल।
देखो एक बार एक एक लाइन पढ़ के कि क्या हमको ये चीज समझ में आई या नहीं। पढ़ लो, हो गया। अब दूसरा कमीशन लिखो और चुपचाप इसकी रिकमेंडेशन एक बार लिखते जाओ, फिर मैं बताऊंगी कि गवर्नर का ऑफिस हमारे लिए जरूरी है या नहीं। पुंछी कमीशन, मैं बोर्ड पे लिख दे रही हूँ मैं। हाँ हाँ लिख दे रही हूँ। और ये कब का है? 2007 का। ये भी कोई नई बातें नहीं कह रहा है, वही चीजें बोलेगा, देखना। लिखो पहले एक बार। गवर्नर शुड स्टे अवे फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। गवर्नर शुड स्टे अवे फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स at least 2 years prior to his appointment. At least 2 years prior to his appointment. भाई ये भी तो सरकारिया कमीशन भी बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड पर्सन को नहीं लेना, और ये कह रहे हैं कम से कम आज आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो आज से पिछले 2 साल जो है वो आपके पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, 2 साल पहले तक में आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं चाहिए। दोबारा बोल देती हूँ, एटलीस्ट 2 year प्रायर टू द अपॉइंटमेंट। Should consult to chief minister while appointment of governor. Should consult to chief minister while appointing governor. क्या कुछ नई बात है, या सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में भी सेम कहा था और इन्होंने भी रिकमेंडेशन सेम दी है। अब एक नई बात ये कह रहे हैं, अ कमिटी शुड बी फॉर्म्ड, अ कमिटी शुड बी फॉर्म्ड comprising of prime minister, home minister, prime minister, home minister, lok sabha speaker and concerned cm of the state, and concerned cm of the state for the appointment of governor. For the appointment of governor. पहली लाइन में ये क्या कह रहे हैं? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। पहली लाइन में एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, दूसरी लाइन में वही बात, सीएम से कंसल्ट करना चाहिए, और ये भी कह रहे हैं मैंडेटरी होना चाहिए सीएम से कंसल्ट करना। तीसरी बात ये कह रहे हैं एक कमेटी बनानी चाहिए, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकेले ना डिसाइड करे कि किस पर्सन को एज अ गवर्नर बनाना है, एक कमेटी बनाओ, कमेटी में प्राइम मिनिस्टर को बिठाओ, कमेटी में होम मिनिस्टर को बिठाओ, लोकसभा स्पीकर को बिठाओ, और जिस स्टेट का गवर्नर चूज कर रहे हो उसके सीएम को बिठाओ, और इनको बिठा के डिस्कशन करने दो कि आपके क्या किस पर्सन को एज अ गवर्नर अपॉइंट करना चाहिए। चौथी बात ये कह रहे हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वाली जो बात है ना उसको हटा दो कॉन्स्टिट्यूशन से। लिखो, डिलीशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ, डिलीशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, डिलीशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्लेजर वाली बात अगर हट गई तो कभी भी मनमाने तरीके से सेंटर हटा पाएगा क्या गवर्नर को कि भाई हाँ हमारा प्लेजर खत्म हो गया, हम हटा रहे हैं, अभी 4 महीने हुए, 4 महीने के बाद अब हम वापस गवर्नर चेंज कर रहे हैं, ऐसा कर पाएंगे? तब नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट लाइन लिखो, द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी 5 years, द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी 5 years, द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी 5 years। कितने साल का होना चाहिए? क्या सरकारिया कमीशन ने भी बोला था? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात की थी, ये भी कह रहे हैं 5 साल, डिफाइन कर दो। नेक्स्ट,
Governor could only be removed via a resolution. Governor could only be removed via a resolution by the state legislature. By the state legislature. किसके थ्रू हटना चाहिए? जब स्टेट का लेजिस्लेचर रेजोल्यूशन पास करे तो ऐसा कोई प्रोसीजर मेंशन करो कि भाई ये रेजोल्यूशन पास करेंगे तभी गवर्नर को आप हटा पाओगे। ऐसे मनमाने तरीके से नहीं कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर है तो 5 महीने में उनका प्लेजर खत्म तो वो कह रहे हैं 5 महीने में चलो भाई सब वापस आप पोस्ट से हटाए जाते हो, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या क्या कह रहा है पुंछी कमीशन? एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग हो ये पर्सन, कम से कम लास्ट 2 साल में तो इसने एक्टिव पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया हो। सीएम को कंसल्ट करना मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है। एक कमेटी बनाओ, उस कमेटी में किस किस को बिठाओ? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर एंड सीएम ऑफ कंसर्न स्टेट। ये मिलके डिसाइड करें कि किस पर्सन को आपको देना है। एक पर्सन के डिसीजन से 4 लोगों का डिसीजन बेटर होगा। डिस्कशन होगा, वो अपनी सही बात रखेंगे, गलत बात रखेंगे, अगले पर्सन को पता भी चलेगा कि देखो ये थोड़ा बायस्ड हो रहा है, ये थोड़ा यहाँ पे गलत काम हो रहा है। तो 4 लोग होंगे तो डिसीजन ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मिनिस्टर नहीं होते क्या एक ही पार्टी के? बिल्कुल होते हैं। बट ये क्यों सोचे हम कि भाई सब गलत ही होंगे? मिनिस्टर की पोस्ट पे है, अपना लॉजिक तो लगाएगा ना वो पर्सन। बाकी वो पॉलिटिक्स में है, नो डाउट वो पॉलिटिक्स में है, तो अभी जो लोग कर रहे हैं अपॉइंटमेंट वो भी तो पॉलिटिक्स में ही है, ठीक है। एक बार 2-4 लोगों को बिठा के कमेटी बना के बिठाओ एंड देन फिर देखते हैं कि कमेटी के डिसीजंस, अभी तक आप जितना भी प्रैक्टिकली भी देखोगे तो कमेटी के डिसीजंस ज्यादा बेटर हुए हैं। एक सिंगल पर्सन को पावर देने से ज्यादा बेटर कमेटी के डिसीजंस आपके रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे डिस्कशन होता है। मैंने कोई चीज बोली, आप भले ही मेरी पार्टी के हो, लेकिन मेरी बात में अगर कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, मैं नहीं सोच पा रही, आप तो पॉइंट आउट करके बताओगे ना इस चीज के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है भाई। ये तो करोगे, डिस्कशन से आपके जो आपके डिसीजंस होंगे वो क्या होंगे? बेटर होंगे। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने जो बोली, देखो इम्पीचमेंट किसका होता है? प्रेसिडेंट का। ये कह रहे हैं इस पर्सन के लिए भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस होना चाहिए। गवर्नर भी अगर संविधान को मतलब बिल्कुल ही ओवर पावर करते हुए अपनी पावर का यूज करे, क्या बहुत सारे केसेस में किया है, हमने देखा बहुत सारे केसेस में किया है। अगर ऐसा ये कोई काम करेगा तब आप इसके लिए भी कौन सा प्रोसेस लेकर आओ? इम्पीचमेंट का प्रोसेस लेकर आओ। लिखो नेक्स्ट पॉइंट पुंछी कमीशन में, रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविजन, recommendation of provision for the governor's impeachment, for the governor's impeachment by state legislature, by state legislature, by state legislature। अच्छा, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर के लिए अगर मैं बोल दूं सेंटर को पावर है कंप्लीटली, ठीक है, तो सेंटर क्यों हटाएगी भाई उस पर्सन को? वो तो खुद ने उसको अपॉइंट किया है, वो हटाना चाहेगी क्या? नहीं हटाना चाहेगी। तो ये पावर भी किसके पास होनी चाहिए? जैसे इस पर्सन को हटाने के लिए रेजोल्यूशन कहाँ आना चाहिए? स्टेट के लेजिस्लेचर में आना चाहिए। स्टेट का लेजिस्लेचर उनको बोले कि भैया इसको हटाओ। वैसे ही इम्पीचमेंट के लिए भी कहाँ पे ये सारी चीजें इनिशिएट होनी चाहिए? स्टेट के लेजिस्लेचर में ये सारी चीजें इनिशिएट होनी चाहिए। पढ़ के देखो एक बार, क्या हमको ये सारी चीजें यहां तक क्लियर हैं या नहीं? दोनों कमीशन की रिपोर्ट। और फिर आपसे एक क्वेश्चन है, बस वैसे ही जवाब देना है आपको, कि गवर्नर की जो पोस्ट है क्या ये जरूरी है या फिर नहीं? सोच के बताएं।
क्या ये जरूरी है या नहीं? हम्म। अरे भाई आपको ही बताना है, मेरे को थोड़े बताना है। क्यों जरूरी है भाई? बिल्कुल, स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो आपके फेल हो गई, तो उस टाइम में, या मेजोरिटी होल्ड नहीं करती, तो उस टाइम में असली में पावर का यूज कौन करता है? गवर्नर। और क्या एक पर्सन होना भी चाहिए पावर का यूज करने के लिए? बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो काम होना चाहिए। सेकेंड चीज, और चेक रखिएगा, ठीक है। आप इसको सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हो, क्या आपको लगता है कि सेंटर से एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के अंदर होना ही चाहिए? कल को कोई भी स्टेट अपने यहाँ पे पावर का मिसयूज करते हुए कह रहा है हम तो इंडिया से अलग होने का बिल लेकर आ रहे हैं, हम तो इंडिया को कंडेम करने का बिल लेकर आ रहे हैं, तो क्या ये चीजें होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है ये सारी चीजें, हमारे पूरे सिस्टम के अगेंस्ट है, तो ये सारे काम नहीं होने चाहिए। तो इसलिए कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला तो होना चाहिए कि हाँ भाई सेंटर का कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बैठा है। जो लोग इस पोस्ट के लिए मना करते हैं या कहते हैं कि हमको गवर्नर की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए ये कहते हैं, पहली बात तो ये कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कंटिन्यूड है, तो हमको उस टाइम में जो चलता था वो आज के सिस्टम में इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनको जरूरत थी, क्या ब्रिटिशर्स को जरूरत थी सेंटर का एक रिप्रेजेंटेशन स्टेट में रहे? कहीं ये हमारे अगेंस्ट काम तो नहीं कर रहे, कहीं ये हमारे खिलाफ कोई आर्मी तो नहीं बना रहे, कहीं ये हमारे शासन को हटाना तो नहीं चाह रहे। उनको जरूरत थी, हमको जरूरत नहीं है। ये उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है जो कहते हैं कि इस पोस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड चीज वो कह रहे हैं कि ये पर्सन हमेशा बायस्ड ही रहेगा। आप कैसे सोच रहे हो ये बायस नहीं होगा? इसको सेंटर अपॉइंट करके भेज रही है, जिसने इसको अपॉइंट किया है टुवर्ड्स उसके बायस्ड ही रहेगा। आप कितना ही इसको सुधारने की कोशिश कर लो, ये पर्सन हमेशा लॉयल्टी टुवर्ड्स सेंटर ही दिखाएगा। क्लियर? अब इसका आउटकम आपको क्या लिखना चाहिए? यहाँ पे ये लिख दोगे कि हाँ भाई बिल्कुल ये पोस्ट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मेजोरिटी नहीं रहेगी, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खराब हो गई स्टेट के अंदर, तो कौन संभालेगा? एक नॉमिनल हेड होना चाहिए आपके पास कि भाई जो नाम का हेड है जो सारी चीजें संभाल ले। उसके बाद रिपोर्ट भेजनी होगी ऊपर, तब भी कौन संभालेगा? यही संभालेगा। सेकंड चीज, आपके सेंटर का एक रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए, ताकि हमको ये पूरा सिस्टम ऐसा है कि कोलैबोरेट करके हम रह रहे हैं तो हम ऐसे ही रहें, ठीक है, जुड़े ही रहें। कल को कोई ऐसे बोले हम तो ऐसा बिल ला रहे हैं वैसा बिल ला रहे हैं, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं जरूरत ही नहीं है इसकी, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की जरूरत थी, है तो हमारी जरूरत इसके अंदर कुछ है ही नहीं कि सेंटर का हम रिप्रेजेंटेशन एक भेजें स्टेट के अंदर, नजर रखना भाई ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज कह रहे हैं ये पर्सन हमेशा बायस्ड रहेगा, आप कितना ही इसको सुधारने की कोशिश कर लो ये बायस्ड ही रहेगा, ठीक है। इसके आउटकम में या इसके रिजल्ट में किस चीज को सपोर्ट करना चाहिए हमको? नहीं, इनमें से किस चीज को सपोर्ट करना चाहिए? कि पोस्ट ही हटा दो? नहीं, पोस्ट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मेजॉरिटी नहीं है, जब लोग सब ये लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है, जब ऐसी कोई कंडीशन आएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आएगी, तब कौन पर्सन संभालता है? ये संभालता है। अगर ये नहीं होता तो स्टेट क्रैश कर जाता उस टाइम में। क्या ये समझ आ रहा है? पूरा सिस्टम क्रैश कर जाता। और ये आसान नहीं है, स्टेट एक स्टेट में ऐसा हो, दूसरे में ऐसा हो, तीसरे में ऐसा हो, तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्रैश कर जाता। तो इस पर्सन की जरूरत तो हमको है। नो डाउट इसके साथ आप ऐड करोगे कि कुछ रिकमेंडेशन जो पुंछी कमीशन ने दी और जो सरकारिया कमीशन ने दी वो सारी इंप्लीमेंट हमको करनी चाहिए। जितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए बोला गया, इम्पीचमेंट प्रोसीजर हो, इसका रिमूवल हो, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो, ये पॉलिटिकल पर्सनालिटी ना हो, ये सारी चीजें हमको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। इन सब चीजों की वजह से ये पर्सन के साथ में जो क्रिटिसिज्म है वो आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या क्लियर है हम यहाँ तक? क्लियर है, ठीक है। तो इस बारे में लिखकर आप मत लाना, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर लिखा दूंगी। एक बार स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा प्रोसीजर देख लो जरा कि क्या हमको चीजें क्लियर हैं या नहीं। और अभी किसी भी चीज में डाउट है तो आप पूछ सकते हो।